हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका तैयारी वाल भूगोल संस्थान में। हम लोग क्रैश कोर्स सीरीज में जो रिवीजन मोड पे कर रहे हैं, कई सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके पहले आज एक बेहतरीन यूनिट को पढ़ने वाले हैं, एक महत्वपूर्ण यूनिट की पढ़ने वाले हैं। अगर हम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की बात करें तो इस यूनिट से सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी सेक्शन से आपको देखने को मिलते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है। अगर हम भौतिक भूगोल की बात करें तो भौतिक भूगोल में कई सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, जिसमें से क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी हम पढ़ चुके हैं। ठीक, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान को। ठीक, चूंकि ये रिवीजन मोड की क्लास है और क्रैश कोर्स है, तो हम लोग रिवीजन के पर्पज से ही चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ये आज की क्लास पब्लिक इसलिए रखी गई है, आप लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। बाकी कल से फिर हम अनलिस्टेड में पढ़ेंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें जियोमॉर्फोलॉजी की, तो जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान किसे कहेंगे। बात करें अगर भू आकृति विज्ञान की, नाम से स्पष्ट है, भू प्लस आकृति प्लस विज्ञान, यानी भू एक ऐसे विज्ञान की हम बात करें, एक ऐसे साइंस की बात करें जहां पर भू यानी पृथ्वी की आकृति की बात हो रही है। अब प्रश्न ये उठता है, यहाँ पे जो पृथ्वी की आकृति की बात हो रही है, कैसी आकृति की बात हम कर रहे हैं। ठीक, प्रारंभिक दौर में देखें, जैसे सभी विषयों का अध्ययन करना प्रारंभ हुआ, ऐसे भूगोल में भी कुछ सारी चीजें बहुत देर से प्रारंभ हुई। प्रारंभिक दौर में ग्रीस, यूनान, यहाँ से अध्ययन यहाँ पे शुरू हुआ। अगर हम बात करें आज के सेशन की, तो हमारा क्लास इसी पर मोटिव है, इसी पर पूरी तरह से डिपेंड है कि यहाँ के इसकी उत्पत्ति से लेकर पृथ्वी के भूगर्भिक समय सारणी तक हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, एक ऐसा टॉपिक होता है, अगर हम भूगर्भिक समय सारणी की बात करें, किसकी बात करें, भूगर्भिक समय सारणी यानी जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करें, यह एक ऐसा टॉपिक होता है अक्सर लोग इसको छोड़कर आगे बढ़ लेते हैं। क्यों? ये कहते हैं कि 102 प्रश्न आएगा और इसमें झमेला ज़्यादा होता है, इसको आसानी से हम पढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन अब चूंकि हम क्रैश कोर्स का जिम्मा लिए हैं, तो पूरा रिवीजन कराना हमारी जिम्मेदारी है, तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा आप तसल्ली बनाकर जुड़े रहिए, क्लास के अंत में इन चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करें। अगर शुरुआती दौर में अगर जब पृथ्वी के अध्ययन की बात हुई, तो सबसे पहले चूंकि मैं स्थल रूपों की हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे हम, स्थल रूपों के अध्ययन की, स्थल रूपों के अध्ययन की। जो भी स्थलाकृति हमें दिख रही है, चाहे पर्वत हो, पठार है, नदी, घाटी, झील है, ये क्या है, ये स्थलाकृतियां हैं। इन स्थलाकृतियों को तीन प्रकारों में बांटकर हम पढ़ते हैं, जिसे उच्चावच कहते हैं। इन्हें उच्चावच कहते हैं, तीन प्रकार से बांटते हैं। इसे कहते हैं प्रथम उच्चावच। ठीक, स्थलाकृतियों को हम बांटेंगे। एक होगा प्रथम उच्चावच, प्रथम श्रेणी का उच्चावच। क्लास के आप स्टार्टिंग के 10-5 मिनट से मत जज करिएगा। हम आज की क्लास में जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पढ़ेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, भूगर्भिक समय सारणी को पढ़ेंगे, जहां से प्रश्न आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं और गलतियां भी कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा ही है, उसके नाम को ही लेकर कंफ्यूजन रह जाता है, किसको किस कौन सा युग कहते हैं, किस में क्या चीज हुआ, इन बातों को भी हमें समझना होता है। चलिए देखें, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावच की। तो हमारे स्थल पर, पृथ्वी की सतह पर जितने भी स्थलाकृतियां दिख रही हैं, उनको तीन श्रेणियों में बांटकर पढ़ा जाता है। अगर प्रारंभिक दौर पर देखें, तो जो महाद्वीप और महासागरीय बेसिन होती है, उसे कहा जाता है प्रथम श्रेणी का उच्चावच। सिर्फ नाम लिख दे रहे हैं, जितने भी महाद्वीप आएंगे, जितने भी महाद्वीप आएंगे, और महाद्वीप के अलावा जो महासागर हैं, जो महासागर है या महासागरीय बेसिन कहेंगे, इन्हें कहा जाता है क्या, प्रारंभिक स्थल रूप। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा, तो हमें पेंजिया और पंथालासा दो ही चीज मिला, एक तो महाद्वीप मिला और दूसरा महासागर। तो महाद्वीप और महासागर को क्या कह दिया जाता है, कहा जाता है प्रथम श्रेणी का उच्चावच। ठीक, अगर इसी प्रथम श्रेणी के उच्चावच पर, इसी प्रथम श्रेणी के उच्चावच पर कुछ एक्टिविटी कर दी जाए, ठीक, उसे कहेंगे द्वितीय श्रेणी का उच्चावच। अब कैसी एक्टिविटी की बात हो रही, इसको देखिएगा। जो प्रथम श्रेणी का उच्चावच है, इस पर कोई कार्य कर दिया जाए अंतर्जात बलों के द्वारा, है ना, कोई एक्टिविटी कर दी जाए, पृथ्वी की अंदर से लगने वाला जो बल है, अंतर्जात बल, बात को समझिएगा, अंतर्जात बलों के प्रभाव से, अंतर्जात बलों के प्रभाव से, बलों के प्रभाव से प्रथम श्रेणी के उच्चावच में परिवर्तन, प्रथम श्रेणी के उच्चावच में परिवर्तन, उच्चावच में
परिवर्तन, अगर कोई परिवर्तन हो जा रहा है ऐसी स्थिति में जो स्थलाकृति बनेगी उसे कहा जाएगा द्वितीय श्रेणी का उच्चावच। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, आप देख रहे होंगे पर्वत, आप देख रहे होंगे पर्वत, पठार, पर्वत, पठार, नदी, नदी, झील इत्यादि, ये क्या है, अंतर्जात बलों से प्रभावित होकर ये बनते हैं। इसे क्या कहा जाता है, द्वितीय श्रेणी का उच्चावच। अगर वही हम तृतीय श्रेणी के उच्चावच की बात करें, जो ये द्वितीय श्रेणी का उच्चावच है इस पर कुछ बाह्य परिवर्तन लागू हो जाए। बाह्य परिवर्तन का मतलब ऐसे समझिए, मैं लिख दे रहा हूं, तीसरा क्या है, तृतीय श्रेणी का उच्चावच। तृतीय श्रेणी का उच्चावच, यानी तृतीय श्रेणी का उच्चावच किसे कहेंगे, इसकी अगर बात की जाए तो समझिए, जो द्वितीय श्रेणी का उच्चावच है यानी जो पर्वत, पठार, नदी, घाटियां हैं, इस पर बाह्य कारकों से, बाह्य कारकों का मतलब यहाँ पे अपर्दन करने वाले कारकों से यानी काटने छाटने वाले कारकों से, या आप ऐसा कर लीजिए अपक्षय एवं अपर्दन के कारकों से अगर द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृति जो है उसमें परिवर्तन आ जाता है, परिवर्तन आने के बाद जो स्थल रूप बनेगा उसे कहा जाएगा तृतीय श्रेणी का उच्चावच। मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। जैसे आप उसी को एक भाषा के रूप में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, अपक्षय एवं अपर्दन के कारकों, अपक्षय एवं अपर्दन के कारकों, अपर्दन के कारकों, या इसी को कहा जाता है क्या, बहिर्जात बल। क्या कहेंगे, बहिर्जात बल के प्रभाव से, के प्रभाव से परिवर्तित स्थल रूप, परिवर्तित स्थल रूप, यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा तृतीय श्रेणी का उच्चावच। आप तमाम स्थलाकृतियों को पढ़ेंगे, चूंकि हम भूआकृति विज्ञान पढ़ रहे हैं, इसमें तमाम स्थलाकृतियों को पढ़ेंगे कि नदी के द्वारा अपर्दन किए जाने पर क्या बनेगा, नदी के द्वारा निक्षेपण किए जाने पर क्या बनेगा। इसी तरह से पवन को पढ़ेंगे, हिमानी को पढ़ेंगे, भूमिगत जल को पढ़ेंगे, सागरी जल को पढ़ेंगे। इन कारकों से, जो अपर्दन के ये कारक है, इनके द्वारा अपक्षय और अपर्दन, जिसको सम्मिलित रूप से हम कहते हैं क्या, अनाच्छादन, अनाच्छादन की प्रक्रिया से जो भी स्थल रूप हमें बनेगा, हमें हमारे सामने दिखेगा, उससे हम क्या कहेंगे, तृतीय श्रेणी का उच्चावच। अगर उदाहरण देखें, एक नाम जानते होंगे आप, लटकती घाटी, जानते हैं लटकती घाटी कैसे बनता है, यह तृतीय श्रेणी का उच्चावच है क्योंकि यह अपक्षय एवं अपर्दन का परिणाम होता है। ऐसे देख लीजिए अरेत, ऐसे देख लीजिए बरखान, तमाम स्थलाकृतियां हैं जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इतनी बातें समझ में आ गई हैं, आवाज वगैरह शायद जा ही रही हो, है ना। चलें, गुड इवनिंग आप सबको, आलोक कुमार, रत्नादित्य, सत्यम, बाबू, आप सबको गुड इवनिंग। सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, पब्लिक क्लास है, सभी लोग इसका लाभ उठा पाए। चलिए, इसको अगर हम आगे और लेके चलें, प्रारंभिक दौर में अगर अध्ययन की बात करें, प्रारंभिक दौर में अध्ययन करने वाले विद्वानों में ग्रीस, एथेंस इत्यादि के विद्वान आते हैं, जिसमें हेरोडोटस, स्ट्रैबो, अरस्तु तमाम हैं। इनके नामों की हम बात नहीं करें, एक तथ्य आपको बताना चाह रहे हैं, इसको देख लीजिए। नोट के रूप में देख लीजिए, चूंकि हम भू आकृति विज्ञान पढ़ रहे हैं तो नोट के रूप में आप एक पॉइंट को देख लीजिए। क्या, क्योंकि अध्ययन की अगर हम बात करें, थोड़ा सा देख ही लेते हैं, अध्ययन की अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर में इतिहास की खोज करने वाले थे हेरोडोटस, है ना। उनके टाइम पीरियड को देखें तो पहले भूगोल एक विषय के रूप में तो था नहीं, इसको स्थानिक विषय के रूप में जाना जाता था, एक विज्ञान का ही पार्ट होता था, कोई इतिहास में पढ़ता था, कोई भूगोल, एक पर्टिकुलर विषय के रूप में नहीं था। लेकिन इसका विकास धीरे धीरे हुआ। जब इसका विकास धीरे धीरे हुआ तो प्रश्न ये उठने लगा कि हमारी जो पृथ्वी है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, या पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई है इसके कारकों के बारे में हम पढ़ना शुरू किए, फिर ग्रहों के बारे में, है ना। तमाम चीजें धीरे धीरे निकल के आती चली गई। अगर इन्हीं श्रेणी को देखें, इन्हीं क्रमों को देखें तो इन्हीं आधार पर शुरुआती दौर में धार्मिक प्रवृत्ति का बोलबाला ज्यादा था। जैसे तमाम जो प्रकार के धर्म हैं, सभी धर्म अपने अपने तरीके से इसका बंटवारा किए कि कहाँ से पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। सभी धर्म अपने अपने तरीके, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई हो, सिख हो, सबने अपने अपने अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कहानी रची है, ठीक। लेकिन आधुनिक समय में अगर देखें, ये जो धार्मिक संकल्पना है इसकी बोलबाला नहीं है। अब आ गई क्या, वैज्ञानिक संकल्पना। जब वैज्ञानिक संकल्पना की अगर हम शुरुआत की बात करें तो एक विद्वान हुए थे कास्ते द बफन, फ्रांसीसी विद्वान थे। कौन थे, फ्रांसीसी विद्वान थे। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, उत्पत्ति
उत्पत्ति संबंधित सर्वप्रथम तर्कपूर्ण अवधारणा, ये तर्कपूर्ण अवधारणा देने का काम किया था फ्रांसीसी विद्वान थे, फ्रांसीसी विद्वान इनका नाम था कास्ते द बफन ने दिया था। इनके नाम को याद रखिएगा। अगर इनके सत्र की बात करें कब दिए थे, इनके सन को हम आगे अगली लाइन में बता रहे हैं। अगली लाइन में इसलिए बता रहे हैं इनके सन को, एक बात को हमें समझना पड़ेगा। अगली लाइन में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तमाम संकल्पनाओं को अभी एक साथ हम देखने वाले हैं। एक तारक, द्वैत तारक है ना, हाइपोथेसिस जो है सभी को हम देखने वाले। ठीक है, चलें। यहाँ पे बात हो रही है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सर्वप्रथम तर्कपूर्ण अवधारणा देने का काम कौन किया था? अवधारणा देने का काम किया था कौन? कास्ते द बफन ने 1749 ईस्वी में। ठीक है, आई होप इतनी बातें क्लियर होंगी। चलिए एक हेडिंग बना लेते हैं हम। क्या? पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित अवधारणा। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो अवधारणा है उसकी बात हम कर लेते हैं। क्या अवधारणा दिया था, किसने दिया था? देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति में देखिए शुरुआती दौर में यह माना जाता था कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। पृथ्वी केंद्र में है, सभी ग्रह हमारे चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ तक कि सूर्य भी हमारे चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। इसके बारे में हमने डिटेल में सौरमंडल की क्लास ले रखा है। अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो वहां से जाके जान सकते हैं। यहाँ पे चूंकि जियोमॉर्फोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं तो हम ये समझना कौन कौन से हाइपोथेसिस है, किसने दिया था, कब दिया था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे भूगर्भिक समय सारणी को, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को। आई होप बातें क्लियर होंगी। तो पृथ्वी की उत्पत्ति में कौन कौन से ग्रह भाग लिए, ग्रहों की संख्या के आधार पर इसे दो प्रकार की हाइपोथेसिस में बांटा जाता है, दो प्रकार की संकल्पनाओं में बांटा जाता है। ठीक है, तो लिखते हैं उसी बात को, ध्यान से आप देखते चलिए, कमेंट वगैरह आप करते रहिए। पृथ्वी की उत्पत्ति में, पृथ्वी की उत्पत्ति विषयक सिद्धांतों में भाग लेने वाले आकाशीय पिंडों की संख्या के आधार पर, आकाशीय पिंडों की संख्या के आधार पर दो संकल्पनाएं प्रचलित हैं। कौन कौन सी हैं उसको हम देखते हैं। दो संकल्पनाएं कौन कौन सी, इसको हम देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो दो संकल्पनाओं की हम बात करें, देखिए यहाँ पे कहा गया क्या, उत्पत्ति विषयक सिद्धांतों में भाग लेने वाले आकाशीय पिंडों की संख्या के आधार पर एक समुदाय कहता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति में एक पिंड जिम्मेदार था, एक ही आकाशीय पिंड था, विभिन्न गतिविधियों के कारण वही टूट फूट कर विभिन्न ग्रहों और पूरे सौर परिवार को बनाया। ठीक, एक संकल्पना कहती है नहीं, एक तारा नहीं था, एक ग्रह नहीं था, मतलब एक पिंड नहीं था, दो पिंड थे। दो पिंड आपस में तमाम गतिविधियों के कारण, कौन कौन सी गतिविधियां दी अभी सिद्धांतों के माध्यम से हम देखेंगे, तो इनकी वजह से मतलब पृथ्वी और इसके सौर परिवार के जन्म लेने में यानी बनने में दो तारों का रोल है, दो आकाशीय पिंडों का रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रकार के सिद्धांत है, दो प्रकार के सिद्धांतों को जिम्मेदार ठहराते हैं। कौन एक तारक के पक्ष में, कौन दो तारक के पक्ष में, इसको हम देख लेते हैं। ठीक, यहाँ दो संकल्पनाएं जो प्रचलित है, अगर उसकी हम बात करें कौन कौन सी संकल्पनाएं हैं। पहले की अगर हम बात करें, पहले को कहा जाता है क्या, एक तारक संकल्पना। ठीक है, एक तारक संकल्पना, या इसी को एक और नाम से जानते हैं क्या, अद्वैतवादी। एक तारक या अद्वैतवादी संकल्पना। ठीक है, या इसी को कहा जाता है क्या, पेरेंटल हाइपोथेसिस, या इसी को कहा जाता है एक और नाम से क्या, पैतृक संकल्पना। पैतृक संकल्पना। आई होप ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, जो दूसरा विचारधारा था, दूसरे विचारधारा की हम बात करें, इसमें कहा जाता है क्या,
द्वैतारक द्वैतारक संकल्पना, या इसी को कहा जाता है द्वैतवादी द्वैतवादी संकल्पना। देखिए यहां पे जो द्वैतवादी है, इसका तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ आप ये जानिएगा, यहां पे द्वैतवादी का मतलब है एक ऐसी संकल्पना की बात हो रही जहां पर पृथ्वी और इसके सौर परिवार के उत्पन्न होने में दो तारों का रोल है, दो आकाशीय पिंडों का रोल है। ठीक है, बात आसान सी, आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन हर क्लास में कुछ न कुछ नई चीज मिलती है और इसमें तो कुछ विशेष नई चीजें मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ें। जो दो तारीख संकल्पना है, इसमें कौन कौन से विद्वान आते हैं, है ना, इसको डुअलिस्टिक थियरी कहते हैं, हाइपोथेसिस कहेंगे। कौन कौन से विद्वान आते हैं उनको हम सबसे पहले देख लेते हैं, और उन विद्वानों के द्वारा कौन कौन सा संकल्पना दिया गया इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, अद्वैतवादी 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 या इसी को कहते हैं क्या, संकल्पना, या इसी को एक इंग्लिश नाम भी लिख दे रहे हैं, आप जानते रहिएगा, मोनिस्टिक थियरी। मोनिस्टिक थियरी, वैसे थियरी कहना सही नहीं है, हाइपोथेसिस है, क्योंकि थियरी वो होता है जिसे हम प्रूव कर पाए। तो यहाँ पर संकल्पनाओं पर आधारित कहानी थी, तो थियरी ने हाइपोथेसिस कह सकते हैं। फिलहाल कई सारे विद्वानों ने लिखा है थियरी के बारे में, तो थियरी हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, पेरेंटल हाइपोथेसिस की बात, पेरेंटल हाइपोथेसिस या मोनिस्टिक थियरी से कहते हैं, या इसी को कहते हैं क्या, पेरेंटल हाइपोथेसिस। पेरेंटल हाइपोथेसिस, ठीक है, पेरेंटल हाइपोथेसिस। इसके जो सबसे प्रमुख विद्वान हैं, हमने बताया था अभी, एक फ्रांसीसी विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले यह बताने की कोशिश किया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई है किसी धार्मिक कारण से नहीं हुई है, आकस्मिक कारण से नहीं हुई। इसके पहले आकस्मिकवाद और प्रलयवाद का बोलबाला था कि एक प्रलय आया था जिसमें पृथ्वी का सृजन हो गया, आकस्मिक कोई घटना घटी थी, कोई आकाश का तारा टूटा था, वहीं से पृथ्वी बन गई। ऐसी तमाम हाइपोथेसिस विचारधाराएं चल रही थी, लेकिन कास्ते द बफन 1749 में आते हैं और एक संकल्पना देते हैं जिसका नाम है पुच्छल तारा संकल्पना। हालांकि इनकी जो संकल्पना थी ये पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित नहीं थी, ये भी संकल्पना जो दिए थे ये भी हाइपोथेसिस ही थी, ये भी अनुमान ही लगा रहे थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये पूरा नहीं कर पाए थे, इसको प्रूफ नहीं कर पाए थे। लेकिन इनका ये जो पहल था, ये पहल आगामी समय के लिए बहुत बढ़िया साबित हुआ। आगे जो विद्वान आए इस हाइपोथेसिस को माने, इसमें सुधार करते 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 हम आधुनिक सिद्धांत बिग बैंग थियरी तक पहुंच पाए। ठीक, तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ से पूछा जाता है किस सिद्धांत से कौन संबंधित है, या कभी कभी सत्र पूछा जाता है, कभी कभी आपको मैचिंग कराने के लिए पूछा जाता है। तो आइए सारी बातों को हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले संकल्पना की हम बात करें तो दिया था किसने, पुच्छल तारा संकल्पना। एक संकल्पना है जिसका नाम है पुच्छल तारा संकल्पना। अगर कहीं सिद्धांत लिखा मिले तो घबराइएगा नहीं, पर आप जानते रहिएगा संकल्पना ही है, सिद्धांत नहीं। पुच्छल तारा संकल्पना की बात करें, यह 1749 ईस्वी में दिया गया था। किसके द्वारा, वही जो प्रथम फ्रांसीसी विद्वान थे जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर बताने की कोशिश किया था, कास्ते द बफन। कौन थे, कास्ते द बफन। अब देखिए ध्यान से, 1749 ईस्वी में ये बात कहे, इनके 6 साल बाद एक विद्वान और आते हैं, ये कहते हैं नहीं, ये जो पुच्छल तारा संकल्पना दे रहे हैं ना, इसमें कुछ संशोधन की जरूरत है ना, ये गलत कह रहे हैं, ये ऐसे नहीं होगा। हम यहाँ पे संकल्पना पर अगर विस्तार से पढ़े तो ये 10 दिन की क्लास चलती है, हालांकि हम लोग रिविजन बेस में हैं तो आसानी से इसको कंप्लीट करके बढ़ेंगे। ठीक, तो दूसरी जो संकल्पना आई थी उसका नाम है क्या, वायव्य राशि परिकल्पना। क्या है, वायव्य राशि परिकल्पना। वायव्य राशि परिकल्पना आया था 1755 में, और एक विद्वान थे जिन्होंने इसको दिया था, उसके अगर नाम की अगर हम बात करें 1755 ईस्वी लिख लीजिएगा, इसमें नहीं लिखना तब भी कोई नहीं, इमैनुअल कांट। नाम जान रहे होंगे आप, कांट ने दिया था। ठीक, इमैनुअल कांट ने दिया था वायव्य राशि परिकल्पना। ठीक, 1755 की कहानी है। इसके बाद एक संकल्पना और आती है जो एक तारक के पक्ष में जिसे कहा जाता है क्या, निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना, या इसी को कहा जाता है नेबुलर थियरी। निहारिका परिकल्पना यह दिया गया था 1796 ईस्वी में, और एक विद्वान है जिनका नाम है लाप्लास। लाप्लास महोदय के द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था। ठीक, किसकी बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है निहारिका परिकल्पना की। निहारिका के बाद नंबर आता है
इन्होंने कहा कि नहीं, जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई ना, ये निहारिका से नहीं, ये निहारिका का मतलब ये बता रहे थे कि धूल एक बादलों का जैसा सदृश आकार था, धीरे धीरे वो सिमट कर क्या बन गया था, एक पिंड बन गया था, जिस पिंड पर हम लोग रह रहे हैं। ठीक, तो ये सारी गतिविधियां आज के वैज्ञानिक युग में देखें तो सही नहीं, लेकिन वहां पे आधार के रूप में काम करी थी, क्योंकि इसके पहले वैज्ञानिक का ही बोलबाला, वो धार्मिक प्रवृत्ति का ही बोलबाला था। इसके बाद आता है उल्का परिकल्पना। क्या आती है? उल्का परिकल्पना। उल्का परिकल्पना की बात करें, इसके सत्र की बात करें, कब आया था? यह 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। और विद्वान के नाम की बात करें तो लाकियर एक विद्वान है, इन्होंने, लाकियर, ठीक है, 1919 ईस्वी में। ये प्रमुख विद्वान है जिन्होंने एक तारे के पक्ष में थे, मतलब सूर्य ही एक तारा था, एक आकाशीय पिंड चमक रहा था सूर्य, उसी से टूटकर सभी ग्रह बने हैं, उसके सौर परिवार के जितने सदस्य सब उसी से बने, ग्रह उपग्रह सब उसी से बने। एक तारे की बात ये लोग कर रहे थे, लेकिन कालांतर में ये विद्वान जो है इस निष्कर्ष पे पहुंचे नहीं, जो एक तारा है उसमें इतनी शक्ति नहीं है, इसमें इतनी ऐसी शक्ति नहीं कि वो अपने आप को तोड़कर और में परिवर्तित कर लेना और आकाशीय पिंडों में, है ना, आप ऐसे समझिए। तो आया क्या? द्वितारक परिकल्पना, यानी डुअलिस्टिक थ्योरी। अब यहां पर देखेंगे द्वितारक परिकल्पना में कौन कौन से सिद्धांत आते हैं। द्वितारक संकल्पना, द्वितारक संकल्पना की बात करें, इसमें कौन कौन से विद्वान आते हैं, इनको देख लिया जाता है। ठीक, जो सबसे प्रथम विद्वान की बात करेंगे, सबसे पहले जो आते हैं महत्वपूर्ण उन्हीं को हम लिख रहे हैं। क्या है? ग्रहाणु परिकल्पना आता है 1904 ईस्वी में। ग्रहाणु परिकल्पना। सबसे पहले एक चैलेंज तो आपको यही रहता है कि कौन एक तारक के पक्ष में, कौन द्वितारक के पक्ष में। इनके सत्र की हम बात करें, ग्रहाणु परिकल्पना, यह आया था 1904 ईस्वी में। ठीक, कभी कभी 1905 भी आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो 1904 या 5 में आपका दोनों विकल्प सही है, 4 और 5 है तो 5 ही आप लगाएंगे। ठीक, यह दिया था चैम्बरलिन और मोल्टन ने। किसने? चैम्बरलिन और मोल्टन। चैम्बरलिन तथा मोल्टन महोदय। इन सिद्धांतों की हम विशेष बात नहीं कर रहे, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं हम उसी की चर्चा यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी संकल्पना की बात करें, एक संकल्पना आती है ज्वारीय संकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना। दो विद्वान थे, दो विद्वानों ने दिया था। अगर हम विद्वानों के नाम करें, इसमें जेम्स जीन्स और जेफरीज दो लोग का योगदान है। ठीक, ये बताया, बात किए थे इसमें जेम्स जीन्स बात करते थे इसमें 1919 में। ठीक है, 1919 में। आपको कुछ याद आ रहा है? 1919 में ही संकल्पना आई थी, कौन सी? उल्का पिंड, पीछे हमने देखा था। और जो उल्का पिंड परिकल्पना थी वह एक तारक थी। ठीक, इसके बाद हेरोल्ड जेफरीज इस पर काम किए, और जेफरीज जो काम किए थे वह 1929 में। ध्यान से देखिएगा, जब इनके नाम को लिखना तो आपको देखना है जेम्स जीन्स व जेफरीज, दोनों लोग को साथ में लिखना है। ठीक, जेम्स जीन्स व जेफरीज। अगर एक ही का नाम है तब क्या करेंगे, तो आप समझ रहे हैं, जो विकल्प रहेगा उसी के अनुसार आपको लगाना है। इसके बाद नंबर आता है किसका? युग्म तारा, या इसी को कहा जाता है द्वैतारक परिकल्पना। इनके परिकल्पना का नाम ही था द्वैतारक परिकल्पना। ये दिए थे एस.एन. रसेल। ठीक, अगले संकल्पना की बात करें हम, अगले परिकल्पना की बात करें तो क्या है? नोवा तारा परिकल्पना। सभी नाम को आपको याद रखना है। नोवा तारा परिकल्पना दिया था किसने? होयल एवं लिटिलटन ने। होयल एवं लिटिलटन। और इनके सत्य की बात करें 1939 में, 1939 ईस्वी में। ठीक है, 1939 ईस्वी में। आगे हम बात करें अंतरतारक धूल परिकल्पना। अंतरतारक धूल परिकल्पना। आप कोशिश करिए क्लास में ही याद कर लीजिए, आप पेन चलाते रहेंगे, आप देखकर पेन चलाते रहेंगे तो आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अंतरतारक धूल परिकल्पना की बात करें, यह दिया था ऑटो स्मिड ने। और अगर सन की बात करें 1943 यानी 1943 ईस्वी में। ठीक है, ऐसे ही एक संकल्पना आई थी सिफ्रीड
संकल्पना। ये सीपरेट दिया था किसने? एसी बनर्जी ने। एसी बनर्जी ने ये दिया था 1942 में, 1942 में। ठीक, 1942 में। ये प्रमुख विद्वान है। इसके अलावा ऐसे विद्युत चुंबकीय परिकल्पना भी आई है ना, विद्युत चुंबकीय परिकल्पना है ना, विखंडन है, विखंडन परिकल्पना दिया था रास्कन महोदय ने। तो आप अगर चाहें तो इसको मैं बोल दे रहा हूं तो आप लिख ही लीजिए। ठीक है, बहुत कुछ इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। नेबुलर थियरी, सत्यम, गुड इवनिंग संदीप कुमार, बड़े देर से जुड़े हैं भाई, क्या बात है, समय से जुड़िए आप लोग। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग के स्टार्ट से ही आप अगर देखें और वहीं से जज करें कि क्लास कैसी होने वाली है, तो इस पर आप विचार मत करिए। क्लास आपकी बेहतरीन होने वाली है। कहते ना अच्छी चीज़ें बाद में मिलती हैं, तो बात का इंतजार करिए। चलें, अच्छी चीज़ की जो बात हम कह रहे थे, जो क्लास का मुख्य विषय है आज, उस पर हम आ जाते हैं। क्लास का मुख्य विषय क्या है उसकी अगर हम चर्चा करें, हमें आज देखना है क्या? भूगर्भिक समय सारणी को पढ़ना है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पढ़ना है। अधिकतर अध्यापक और छात्र दोनों की हम बात कर रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं, और छोड़ इसलिए देते हैं कि इसको पढ़ना पढ़ाना दोनों थोड़ा सा मुश्किल होता है, कनेक्ट कर पाना दोनों काफ़ी मुश्किल होता है। मैंने इसलिए पब्लिक क्लास में रख लिया है कि देख लीजिए, कुछ लोगों का काम हो ही जाएगा। ठीक है, शुरू करें। नाइस क्लास, अच्छा अभी से, चलो बढ़िया। एसी बनर्जी हो गए। एसी बनर्जी के बाद अगर लिखना हो तो लिख लीजिए आप, विखंडन सिद्धांत दिया था रास्कन ने, या विद्युत चुंबकीय आकवन। विखंडन लिख दे, इसी क्या, छोड़ो जाने देते। विखंडन सिद्धांत ये दिया था किसने? रास्कन महोदय। किसने? रास्कन। रास्कन। और विद्युत चुंबकीय संकल्पना, विद्युत चुंबकीय। अब देखिए, विद्युत चुंबकीय तक हम पहुंचे हैं, कहने का मतलब धीरे धीरे हम आधुनिक और वैज्ञानिक की तरफ बढ़ रहे हैं। यह दिया था किसने? आकविन महोदय ने। किसने? आकविन महोदय ने। ध्यान से समझना है, आकविन महोदय। इसके बाद ये जो दो तारक की कहानी थी, इस कहानी का विखंडन होता है जब आता आपका बिग बैंग थ्योरी। यहां तक अब तक जितने सिद्धांत, जितने संकल्पनाओं के बारे में हमने चर्चा किया, ये सब सर्वमान्य नहीं है, आज के समय में प्रासंगिक नहीं है। लेकिन अब प्रासंगिक नहीं, फिर हमें क्यों पढ़ना है भाई? जिसने मकान की नींव रखा है उसको तो भूलना नहीं चाहिए, है ना? बोलिए मत, भले आपने बाद में बिल्डिंग बना लिया। तो शुरुआत इन्होंने किया था, आधार इन्होंने दिया था। ऐसा नहीं कि जब जॉर्ज लेमेंथर आए थे एकाएक बिग बैंग थ्योरी दे दिए। इन्होंने इसकी स्टडी किया होगा, बहुत सारी चीजों के निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे, इसके बाद उस पर आगे काम किए होंगे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी? आधुनिक सिद्धांत की। इसके बाद नंबर आता है किसना? आधुनिक सिद्धांत का। आधुनिक सिद्धांत, ठीक, केवल नाम लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। आधुनिक सिद्धांत की अगर हम बात करें, इसमें से दो तीन प्रमुख सिद्धांत हैं, जिसमें से सबसे मुख्य की हम बात करें, क्या है? बिग बैंग सिद्धांत। क्या है? बिग बैंग सिद्धांत। और इस बिग बैंग सिद्धांत को देने का काम किया था किसने? जॉर्ज लेमेंथेयर। कौन? जॉर्ज लेमेंथेयर, या जॉर्ज लेमेंत्रे नाम कहीं कहीं दिखता है आपको, ठीक। जॉर्ज लेमेंथेयर ने दिया था। अगर इनके सत्र की हम बात करें, कब दिया था इन्होंने? जॉर्ज लेमेंथेयर ने आधुनिक सिद्धांत कब दिया था? इनके सत्र को देख लीजिए, 1894 से 96 में। 1894 से 1896 ईस्वी के बीच, ठीक। जो इन्होंने बिग बैंग थियरी दिया था, बिग बैंग सिद्धांत दिया था, इसी सिद्धांत में, अच्छा भोजन बना रहे थे, कोई बात नहीं, इसी सिद्धांत को बाद में मॉडिफाई किया था अलन गुथ महोदय ने। किसने? अलन गुथ महोदय ने। बड़े जल्दी खाना बनाते हैं संदीप जी, है ना? इन्होंने दिया था क्या? स्फीति सिद्धांत। स्फीति सिद्धांत। स्फीति सिद्धांत को दिया था अलन गुथ। किसने दिया था? अलन गुथ। अलन गुथ। और इनके सत्र की बात करें, कब दिया था? 1980 में। 1980 में, ध्यान से समझिएगा। यहां पर जो बिग बैंग सिद्धांत था, जॉर्ज लेमेंथेयर ने दिया था, इस सिद्धांत में कुछ संशोधन पेश किया था। किसने? वेगनर महोदय ने। सारी कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से देखना है। कई बार ऐसा होगा
कई बार ऐसा होता है कि आपको जॉर्ज लेमेंत्यर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप कहेंगे हमने तो गलत पढ़ा दिया था। गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा, कोशिश हमारी यही रहती है, और रहता भी तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक, यहाँ जो बिग बैंग सिद्धांत था इसमें संशोधन पेश किया था किसने? वेगनर। दूसरे पेज से लिख दे रहे हैं, वेगनर महोदय ने। और कब किया था? 1967 में, 1967 में, 1967 में। क्लियर है? वेगनर ने बिग बैंग सिद्धांत में कुछ संशोधन किया था। संशोधन क्या करेंगे? सारी चीजें लगभग कर ही चुके थे, थोड़ी थोड़ी बात उसमें से नई नई चीजें जोड़ी गई। ठीक, स्पीति सिद्धांत के बाद एक सिद्धांत और आया था जिसका नाम है क्या? दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत, ध्यान से देखिएगा, यहां पे ये तीनों सिद्धांत एक ही हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर है कि जो बिग बैंग हुआ था उसके अंतिम सेकंड में क्या हुआ था। अगर इसकी बात करें तो अंतिम सेकंड में क्या हुआ था, इस बात को लेकर एक अलग सिद्धांत ही उन्होंने गढ़ दिया। अंतिम सेकंड में ये कुछ और बता रहे हैं, ये कुछ और बता रहे हैं, बस इतना डिफरेंस है। ठीक, चलिए दोलन सिद्धांत की बात करें, ये थे डॉक्टर एलन संडेजा। डॉक्टर एलन संडेजा। आई होप बातें क्लियर होंगी आपको। बातें क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। पृथ्वी की उत्पत्ति, आय एवं भूगर्भिक इतिहास की बात करेंगे। और इस टॉपिक को अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे भूगर्भिक इतिहास को। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों को हम देख ही चुके हैं, तब देखते हैं क्या? भूगर्भिक इतिहास। इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा, समझिए, देखिए। भूगर्भिक इतिहास, भूगर्भिक इतिहास, यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपके कम से कम आज की क्लास की अगर हम बात करें, कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन के बीच आपको यहां से मिलने वाला है। 2 से 4 क्वेश्चन के बीच आपको मिलने वाला। 2 क्वेश्चन तो मान के चलिए फिक्स है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। चलिए इंतजार करिए एग्जाम का, फिर हम खुद ही बताएंगे आपको कहाँ मिला था क्या। भूगर्भिक इतिहास या इसी को कहते हैं भूगर्भिक समय सारणी। भूगर्भिक समय सारणी, भूगर्भिक समय सारणी। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करें तो बहुत सारी कथाएं, कहानियां प्रचलित हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से कितने वर्ष पहले हुई थी। ठीक, कितने समय पहले हुई थी पृथ्वी की उत्पत्ति, इससे संबंधित कई सारी चीजें चली थी। करोड़ों वर्ष पहले है, करोड़ों में से अगर 2-4 साल 10-20 साल घटा देंगे कोई बहुत फर्क तो नहीं पड़ेगा। एक अनुमान के आधार पर, कार्बन डेटिंग के आधार पर, तमाम तकनीकों के आधार पर एक निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से कितने वर्ष पहले हुई थी। इसी के आधार पर पृथ्वी की, जब से पृथ्वी बनी है तब से लेकर आज तक के समय को कई चीजों में बांटा जाता है। बांटने के लिए सबसे पहले एक टर्म हम प्रयोग करते हैं, इओन। हाँ, एक बात और आपको बताते चलेंगे, यह एक ऐसा टॉपिक है जहां पर हिंदी और इंग्लिश में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, तो इस विवाद से बचने के लिए हमने यहां पर कोशिश किया है, या हम कोशिश करेंगे इंग्लिश वाले टर्म को ही प्रयोग करें। आप घबराइएगा नहीं, इंग्लिश और हिंदी के टर्म में सिर्फ इतना ही अंतर है कि जैसे एक टर्म लेते हैं, जैसे कार्बोनिफेरस, हम लिखेंगे कार्बोनिफेरस। ठीक, कार्बोनिफेरस लिखेंगे, और हिंदी में यही लिखना होता था, हिंदी में यही लिखते क्या? कार्बोनिफेरस ही। ठीक, तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश ऐसी कोई बात नहीं, बस आप समझिएगा ध्यान से। डिफरेंस कहाँ पर आता है? जब महाकल्प की हम बात करते हैं, कोई इयोन कह रहा, इयोन के भी हिंदी महाकल्प होती है, एरा के हिंदी महाकल्प होती है। ठीक, पीरियड को भी सेक कहते हैं और एज को भी सेक कहते हैं, तो क्या करेंगे आप? इसमें कंफ्यूजन पड़ जाएंगे, इसलिए इंग्लिश वाले टर्म को देखकर हम चलेंगे, और आई होप आपके लिए भी वही बेनिफिशियल होगा। ठीक, यहाँ पे कुछ चीजें हैं, सबसे बड़े और छोटे के क्रम की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं क्या? इयोन। ठीक, इयोन। इयोन के बाद नंबर आता है किसका? एरा का। एरा के बाद नंबर आता है किसका? एरा के बाद नंबर आता है किसका? पीरियड का। किसका नंबर आएगा? एरा के बाद पीरियड का। ठीक, पीरियड का मतलब हिंदी में कहेंगे उसे शक। क्या कहते हैं हम? हिंदी में कहते हैं उसे शक। आई होप बातें क्लियर होंगी। क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी भी अभी लिख देना इसका, इपोक। ठीक, इपोक को बांटते हैं किसमें? पीरियड में। पीरियड में। ठीक? भूगर्भिक समय इतिहास को, जो भूगर्भिक टाइम स्केल है, यहां पर इयोन को देखेंगे, इसको हिंदी में कहा जाता है क्या? महाकल्प। महाकल्प कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसे भी महाकल्प कहा जाता है। इसे भी क्या कहते हैं? महाकल्प कहते हैं।
इपोक की बात करें, इपोक को क्या कहते हैं बताइए आप लोग को अगर पता है तो। इपोक को हम कहते हैं युग। ठीक, क्या कहते हैं? युग। और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है शक। क्या कहते हैं? इसे शक कहते हैं, या इसी को कहा जाता है काल। जो भूगर्भिक समय सारणी उसके बंटवारा की हम बात करें तो इयोन की संख्या होती है 2। कितनी होती है? 2। कौन कौन सी होती है अभी हम सब पर चर्चा कर रहे हैं। महाकल्प की बात करें यानी एरा की हम बात करें, कौन कौन सी एरा है, अगर हम एरा की संख्या को देखेंगे तो पूरे भूगर्भिक इतिहास को 5 एरा में बांटा जाता है। ठीक, 5 है। सबके नाम याद रखना है, किस एरा का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, यानी किस एरा में कौन सी प्रमुख घटना घटी थी, इसको भी आपको जानना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद हम आते हैं युग की तरफ। 2 इयोन था, 5 एरा था, और इपोक की बात करें यानी युग की बात करें तो युग है 4। वो वाला युग नहीं जो हम धर्म में पढ़ते हैं, द्वापर त्रेता सतयुग कलयुग, है ना, वो वाला नहीं, लेकिन 4 यहां पर भी आपको दिख रहा है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं पीरियड की यानी शक की। शक की बात करेंगे, सभी युग को बांटा जाता है तो इसमें 16 शक आते हैं, 16 काल आते हैं। कितने आते हैं? 16। इनकी संख्या होती है 16 यानी 16। आई होप क्लियर होगा। इतनी बातें अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ लें। जरा एक बार आप लोग कमेंट करिए इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो, अदरवाइज हम बढ़ रहे हैं आगे क्योंकि काम बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे। और अगर आप थोड़ा सा धैर्य खो रहे हैं तो यहां से गलती करेंगे, और गलती करेंगे तो क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। फिर रट्टा मारिए, कितना मारेंगे रट्टा? 16 युग। चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ बताएंगे आप लोग कि नहीं? कुछ तो लिखिए भाई। आराम आराम से पढ़िए, आज की क्लास को बड़े आराम आराम से पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट। संदीप कुमार, संदीप कुमार जी ऑल द बेस्ट तब कहते हैं हम जब किसी के लिए शुभकामनाएं दे रहे होते हैं ना, ऑल द बेस्ट। तो यहाँ पे ऑल द बेस्ट नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे ठीक है, सब कुछ कह लीजिए आप, कोई भी शब्द, क्योंकि भाषा बड़ी मायने रखती है ना। शब्द वही होते हैं लेकिन कहाँ पर प्रयोग करना है ये मैटर करता है, इसको अदरवाइज नहीं लेना आपको। ठीक, चलते हैं। देखिए, महाकल्प, महाकल्प युग शक, मैं फिर से आपको एक बार रिकॉल करा रहा हूं इस बात को, आप हिंदी का नाम को प्लीज मत याद करिएगा। इसलिए मैं प्लीज कर रहा हूं कि अगर आप इसको याद करेंगे, इस पर पढ़ेंगे तो आपसे गलती हो ही जाएगी। तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे? इयोन, एरा, इपोक और पीरियड। हाँ, कहीं कहीं हम इपोक के लिए युग प्रयोग करेंगे तो आपको घबराना नहीं, आप आसानी से वहां समझ भी पाएंगे। चलिए हम पहले इयोन को उठाते हैं। ठीक, इयोन को उठाते हैं। 2 इयोन है, इयोन को 2 उठाएंगे। इसमें कौन कौन से? सबसे पहला जो इयोन होता है उसे कहा जाता है क्या? जोइक पीरियड। अजोइक ले लीजिए पहले, क्या है? अजोइक पीरियड, अजोइक इयोन, सॉरी, अजोइक इयोन। और दूसरा जो है क्या है? ओ जोइक इयोन, जोइक इयोन। ठीक, बहुत घबराने की जरूरत नहीं, ये प्रश्न कभी ये टाइप की चीजें नहीं पूछे जाएंगे, जो पूछे जाएंगे उस पर मैं बात करता हूं अभी, है ना, उस पर खूब बढ़िया से हम बात कर रहे हैं अभी। यहाँ पे क्या है? जोइक है क्या और अजोइक है। इसके अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, जो जोइक एरा है 570 मिलियन, यहाँ पे अजोइक जो है ये है क्या? 4600, 4600 मिलियन ईयर एगो से लेकर ये 570 मिलियन ईयर एगो के आसपास है। ठीक, जो जोइक पीरियड है इसको ये आता है 570 मिलियन एगो से लेकर टिल नाउ यानी आज तक का टाइम पीरियड। ठीक, कहने का मतलब अगर बड़े कालखंड के हिसाब से देखें, ठीक, एक बड़े कालखंड के हिसाब से देखें तो 2 कालखंडों में से बांटा जाता है। इयोन का मतलब एक बड़ा कालखंड, बड़े बड़े टाइम पीरियड 2 हो गए। ठीक है, अब इसको छोटे छोटे पार्टों में बांट के पढ़ना है हमें सारी चीजों को। देखिए पढ़ते हैं। फिर आता है नंबर किसका? एरा यानी महाकल्प का। किसका नंबर आएगा? एरा यानी महाकल्प का। जो एरा को 5 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं, असली कहानी यहीं से आपकी होती है शुरू। ठीक, असली कहानी यहीं से शुरू होती है, जो क्वेश्चन आपसे खूब पूछे जाते हैं। किसकी हम बात कर रहे हैं? यहां पे हम बात कर रहे हैं एरा की, बात कर रहे हैं एरा की। तो आप यहां पे एक लाइन लिख लीजिए। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को बोल दें कि लिख ही देते हैं, पता नहीं आप पेन लेके बैठे होंगे कि नहीं। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को, भूगर्भिक इतिहास को 5 प्रमुख
महाकल्पों, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं किसमें, एरा, महाकल्पों यानी एरा में बांटा गया है, में बांटा गया है। कौन कौन से वो महाकल्प है उसकी हम बात कर रहे हैं। पहले एक जनरल स्ट्रक्चर देख लीजिए, किसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, फिर सबकी एक एक विशेषता को एक दो लाइन जो भी हमें पढ़ना है हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बंटवारा कर लेते हैं, ठीक। जो एरा को बांटने की बात है, इसे बांटा जाता है किसमें, 5 महाकल्पों में। सबसे पहले बात करेंगे क्या क्या होता है, आर्कियोजोइक एरा। क्या है पहला जो है क्या, आर्कियोजोइक एरा, ठीक है। पहला क्या, आर्कियोजोइक एरा। अभी सारे ट्रिक भी इसका बताएंगे कैसे आप याद करेंगे। दूसरा जो है वो है पैलियोजोइक एरा। क्या है, देखिए पैलियोजोइक और प्रोटेरोजोइक, इसमें कंफ्यूजन रहता है तो ध्यान से समझिएगा। आर्कियोजोइक के बाद नंबर आएगा क्या, प्रोटेरोजोइक एरा, ठीक। अभी बता रहे हैं इसके टाइम पीरियड को भी। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरे पेन से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसकी कहानी यहां से थोड़ी सी अलग हो जाती है। किसकी, यहां पर जो एरा की हम बात करें। तीसरी को क्या कहते हैं हम, क्या, पैलियोजोइक। क्या कहेंगे, पैलियोजोइक एरा, इसी को आप कहेंगे क्या, पैलियोजोइक। ऐसे हिंदी में भी लिखेंगे पैलियोजोइक महाकल्प। क्या लिखेंगे, पैलियोजोइक महाकल्प। इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, ठीक। चौथे नंबर पर आता है आप क्या, आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक। इसके बाद नंबर आता है मीसोजोइक। क्या नंबर आता है, मीसोजोइक एरा। इसे मीसोजोइक भी लिखते हैं या कभी कभी लिखते हैं मध्यजीवी, ठीक है। क्या लिखते हैं, मध्यजीवी महाकल्प। क्या कहेंगे, मध्यजीवी महाकल्प या मेसोजोइक एरा, ठीक। कुछ कह रहे हैं संदीप कुमार, पेन बुक साथ में, पेन बुक साथ में रहेगा तभी उसका सही लाभ पाएंगे। एक्चुअल में इतने डेटा आज के वाले क्लास में रहेगा, अगर आप पेन लेके नहीं बैठे हैं तो फिर आप ही समझिए क्या होने वाला है, ठीक। चलिए, मेसोजोइक के बाद नंबर आता है पांचवा को मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूं, क्यों, उसका एक रीजन है। पांचवा जो पार्ट है इसको भी दो पार्टों में बांटते हैं, ए और बी, सुविधा के लिए 5A कह लीजिए, है ना। 5 का ए वाला पार्ट है, इसे कहा जाता है क्या, इसे कहते हैं हम कैनोजोइक या सीनोजोइक कहते हैं, सीनोजोइक एरा। क्या कहते हैं, सीनोजोइक। हिंदी में भी वही लिखेंगे, सीनोजोइक। बस एरा को महाकल्प लिख दे रहे, इतना ही अंतर है। अब बताइए आपको हिंदी पढ़ना आसान है इस टॉपिक में कि इंग्लिश। पांचवे का जो बी वाला पार्ट है यानी जो दूसरा पार्ट है उसे कहा जाता है क्या, उसे कहा जाता है नियोजोइक, नियोजोइक एरा, या इसी को लिखते हैं क्या, नियोजोइक महाकल्प। क्या लिखते हैं, नियोजोइक महाकल्प, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है आप लोग को, हो गया भाई, ठीक है। ये बातें आप समझ गए। अभी सबको हम समराइज करेंगे। हमने एरा को 5 पार्ट, अभी पीछे हमने बताया था कि एरा को कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं, 5 भाग। तो 5 भाग कौन कौन से हुए आप याद कर लीजिए, कौन कौन से महाकल्प में आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन से महाकल्प नहीं है। तो हालांकि इतना आसान तो नहीं पूछता है, क्या पूछेगा हम उसकी भी बात करेंगे। तो महाकल्पों की संख्या की हम बात करेंगे, तो ये 5 हो गया। यहां पर एक चीज और आपको बताते चलते हैं, क्या बताना है हमको। यहां पर जो आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक है इसको सम्मिलित रूप से कहा जाता है क्या, प्री कार्बोनिफेरस। क्या कहते हैं, प्री कार्बोनिफेरस पीरियड, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन है, सॉरी कार्बोनिफेरस लिख दिया मैंने, गलती हो गई। प्री कैम्ब्रियन पीरियड, ठीक। तो आप इसको जानते रहिएगा, इसको सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे, प्री कैम्ब्रियन। जब कभी चर्चा होती है प्री कैम्ब्रियन युग से पहले या प्री कैम्ब्रियन युग से पूर्व, तो आप समझेंगे प्री कैम्ब्रियन की बात हो रही, कहने का मतलब आर्कियोजोइक या प्रोटेरोजोइक की बात हो रही। यह एक ऐसा टाइम पीरियड था जब बिल्कुल कोई जीवधारी वगैरह देखने को नहीं मिला था, आपका केवल महाद्वीप और महासागर थे।
उसमें तमाम परिवर्तन हो रहे थे। ज्वालामुखी का उद्गार कहीं पर हो रहा था, कहीं पर समुद्र का विस्तार हो रहा था, कहीं पर पर्वत का थोड़ा थोड़ा हलचल जैसी संरचना देखने को मिल रही थी, लेकिन यह नाम मात्र की थी। केवल व केवल यहाँ पे महाद्वीपों या महासागरों के विस्तार जैसी संरचना देखने को मिल रही थी। आगे क्रम से हम देखेंगे कि कहाँ से विकास शुरू हुआ और कहाँ से हम आज वाली स्थिति में पहुंचे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्री कैम्ब्रियन हो गया। प्री कैम्ब्रियन के बाद हम बात करेंगे किसकी, बात करते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर था क्या हमारा, इपोक। इपोक यानी युग। 4 युग होते हैं, 4 युग, इपोक यानी इसे कहते हैं युग। वो कौन कौन से 4 युग होते हैं जो आप अब तक जान रहे होंगे, इसको जानिए कौन कौन से युग होते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। क्लियर है बातें, किसकी हम बात कर रहे हैं, इपोक की, है ना। क्या होगा, पहला होता है क्या, प्राइमरी, प्राइमरी इपोक। ठीक, दूसरा क्या है, सेकेंडरी, सेकेंडरी इपोक, आसानी से जान पाएंगे। तीसरा क्या है, टर्शियरी, अगर आप भूगोल पढ़े हैं टर्शियरी से आप जरूर परिचित होंगे, टर्शियरी इपोक। और चौथा क्या है, क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी इपोक। हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। प्राथमिक युग, द्वितीयक युग, तृतीयक युग, चतुर्थक युग। तो आप समझिएगा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक युग। जो आपको बताना चाह रहे हैं, जहां पे आपको पहुंचाना चाह रहे हैं, आप वहां पर पहुंचिए। इपोक को 4 पार्टों में बांटते हैं। अभी इपोक और एरा को हम समराइज करेंगे, कहां से किस एरा से इपोक शुरू होता है, युग शुरू होता है। ठीक, बस थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रहिए और भरोसा। चले आगे। जब इतनी बातों को हमने देख लिया, अब आगे हम करेंगे क्या, आगे हम क्लासिफिकेशन करेंगे किसका, जो हमने एरा देखा था। एरा को हमने कहा था, जो एरा है इनको बांटा गया था 16 पीरियड में। ठीक, ध्यान से देखिएगा पीछे, जो एरा है, जो इपोक है और एरा है, इसको बांटा जाता है कितने, 16 पीरियड में हम बांट कर पढ़ते हैं। ठीक, इस भाग आपको मैं दूसरे पेन से दिखा दे रहा हूं। इसको बांटा गया कितना, 16 पीरियड में बांटा गया। ये 16 पीरियड कौन कौन से होंगे, इसके बारे में हम आगे चर्चा करने चल रहे हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इतनी बात क्लियर है तो देखते हैं पीरियड के बारे में, कौन कौन से पीरियड हैं, कौन कौन से युग हैं, या कह सकते हैं सख, काल या सख हैं। ठीक, हिंदी में हमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इंग्लिश वाला टर्म भी हम भी प्रयोग करते हैं कभी। चले आगे, आगे चला जाए। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए भाई, कोई कंफ्यूजन हो आप लोग को, थोड़ा कमेंट वमेंट बीच में करते रहिए, आपकी एक्टिविटी हमें दिखते रहे कि आप एक्टिव हैं। अगर कोरम पूर्ति कर रहे हो क्लास चला के तो फिर बात अलग है। चला जाए, देखिए सबसे पहले हमने देखा था किसको, सबसे पहले हमने देखा था पैलियोजोइक को, देखा था। जो पैलियोजोइक है हमारा, कहाँ गया, जो हमारा पैलियोजोइक है, आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक की बात कर दिया हमने कि आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक जो है इसे प्री कैम्ब्रियन कहते हैं, है ना। अब इसकी बात नहीं करेंगे, ये रेड कलर का है, खतरा है, इसको बचा लेते हैं थोड़ा सा। जो ये 4 पीरियड आपको दिख रहे हैं, ऐसे तो 3 ही है, 3 का तीसरे का एक उपभाग है, इसको 4 माना गया। ठीक, 3, 4 और 5, इसको अलग अलग पार्टों में बांटा गया। यहां तक कि अगर हम बात करें पहले पीरियड की, पहले एरा की यानी पैलियोजोइक की बात करेंगे, तो पैलियोजोइक की जो संख्या है वो है कितनी, वो 6 है। ठीक, ऐसे मेसोजोइक की बात करेंगे, ये 3 है। सेनोजोइक की बात करेंगे या कैनोजोइक की बात करेंगे, इसकी भी संख्या कितनी है, 5 है ना। इसके बाद इसकी टोटल को आप काउंट करेंगे 16 आपको मिलेगा। आइए 16 हम आपको गिनवा दे रहे हैं, इसके बाद इस पर एक एक के पर विचार कर रहे हैं। ठीक, चलिए सबसे बात करेंगे सबसे पहले पैलियोजोइक एरा की। किसकी बात करेंगे, पैलियोजोइक एरा की, पैलियोजोइक एरा। ठीक, पैलियोजोइक एरा की बात करें, इसकी विशेषताओं को भी लिखते चलेंगे, यहां पर पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे। इसे पैलियोजोइक महाकल्प को, पैलियोजोइक महाकल्प को, महाकल्प को 6 पीरियड, कितना, 6 पीरियड
यानी इसी को हम क्या कहेंगे, शक या काल में बांटा गया है। पहले बंटवारा इसका देख लेते हैं, इसके बाद व्याख्या देखेंगे इसके बारे में। ठीक, सबसे पहले की हम बात करें, जो पहला पीरियड हमें मिलता है वो क्या है। इसके पहले की हम बात करेंगे, जो इसका पहला पीरियड मिलता है उसके नाम की अगर हम चर्चा करें, उसका नाम क्या होता है, उसे कहते हैं क्या, कैम्ब्रियन पीरियड। ध्यान से देखिएगा, यहां तक की कहानी क्या हो गई थी, यहां तक की कहानी हो गई थी प्री कैम्ब्रियन। क्या हो गई थी, प्री कैम्ब्रियन, यानी कैम्ब्रियन से पूर्व का काल। यहाँ पे जो पहली जो है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, इसका जो पहला, इसे 6 पार्टों में जो बांटते हैं, पहला पार्ट उसका कैम्ब्रियन पीरियड। ठीक है, लिख लेते हैं। पहला पार्ट क्या है, कैम्ब्रियन। आपने अगर इनके नाम को याद कर लिया तो आपने एक किला फतह कर लिया। ठीक, कैम्ब्रियन पीरियड। अब हिंदी में लिखना हो तो आप लिख लीजिए कैम्ब्रियन शक या कैम्ब्रियन काल, है ना। तो मुझे तो नहीं आवश्यकता लग रही है, आपको लिखना हो तो लिख लीजिए। जो दूसरा है, कैम्ब्रियन के बाद नंबर आता है किसका, कैम्ब्रियन के बाद नंबर आता है ओर्डोविशियन। क्या है, ओर्डोविशियन। अभी विशेषताओं पे हम आते हैं। यह है ओर्डोविशियन पीरियड। ठीक, ओर्डोविशियन के बाद तीसरे पर नंबर आता है किसका, सिलूरियन पीरियड। सिलूरियन के बाद नंबर आता है क्या, डिवोनियन पीरियड। डिवोनियन पीरियड के बाद पांचवें नंबर पर आता है आपका कार्बोनीफेरस, जहां पर खूब कोयला वगैरह मिलता था, पीरियड। ठीक, और जो छठा है, कार्बोनीफेरस के बाद नंबर आता है किसका, पर्मियन। क्या कहते हैं उसे कहते हैं पर्मियन पीरियड। पर्मियन पीरियड। मैं एक जगह नाम इसलिए लिख दे रहा हूं, आपके लिए भी आसानी हो, थोड़ा सा हमें भी बताना आसान होगा। ठीक, चाहे तो इसकी एक दो विशेषताओं को यहाँ बताते हुए आगे बढ़ लें, लेकिन हम चाह रहे हैं थोड़ा सा अच्छे से आप सीख पाए। पैलियोजोइक को 6 भाग में बांट दिया गया। अब आते हैं क्या, पैलियोजोइक के बाद नंबर आता था मीसोजोइक। अगर कल वाली आप क्लास लिए होंगे, परसों वाली जो हमने एमसीक्यू करवाया था, उसमें क्वेश्चन मिला भी था कि मध्यजोई महाकल्प को कितने भागों में बांटते हैं। तो भाई 3 भाग है, कौन कौन से भी देखते हैं। दूसरा क्या था, मीसोजोइक। पैलियोजोइक के बाद हमने देखा था क्या, मीसोजोइक या एरा, या इसी को कहा जाता है मध्यजीवी महाकल्प। मध्यजीवी महाकल्प। अगर हम मध्यजीवी महाकल्प की बात करें, इसकी जो प्रमुख विशेषता थी, इसकी प्रमुख विशेषता की अगर हम बात करें, इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी बताइए। मध्यजीवी महाकल्प की अगर हम प्रमुख विशेषता की बात करें, अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो आप लोग बताते चलिए। अगर मध्यजीवी महाकल्प की विशेषता की हम बात करें तो उसमें क्या मिलेगा आपको, यहां पर ये ऐसा समय था जहां पे सरीसृप ज्यादा मिल रहे थे। सरीसृप जान रहे हैं ना, रेंगने वाले, है ना। क्या मिलते थे, रेंगने वाले। इसी टाइम पीरियड पर आपको डायनासोर वगैरह का आतंक खूब देखने को मिलता था। आप मूवी जो देख रहे हैं जुरासिक पार्क, इसी से संबंधित है, इसी टाइम पीरियड पर यह मिलता था। तो बात कर रहे हैं किसकी, मेसोजोइक को। इसे 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले भाग की बात करते हैं, सबसे पहले भाग की बात कर लेते हैं, क्या है, ट्रियासिक, है ना। क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं ट्रियासिक पीरियड। ट्रियासिक पीरियड के बाद दूसरा नंबर आता है जो इसका पार्ट है, वो क्या है, जुरासिक पीरियड। फिर जो तीसरा पार्ट है उसे कहते हैं क्या, क्रीटैसियस पीरियड। नोट करते चलिए, पेन आपका भी चलता रहेगा तो लाभ आपको मिलने वाला है। ठीक, अंतिम की हम बात कर लेते हैं 5A, है ना। 5 में क्या देखा था हमने, सीनोजोइक, ये नहीं देखा था, सीनोजोइक एरा। जो सीनोजोइक एरा है, सीनोजोइक महाकल्प जो है, मैं दोबारा देखिए, यहां पर मैं एक बार ऐसे लिख रहा हूं, दोबारा अभी जब इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा फिर से लिखूंगा, तो ऐसा मेरा दिमाग तो खराब नहीं, मैं 2 बार क्यों लिख रहा हूं। मैं चाहता तो सीनोजोइक महाकल्प जो पहला था उसको लिखता, फिर उसके बारे में बता देता 2 लाइन, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि चूंकि क्लास में आप रट पाए, याद कर पाए, तैयार कर पाए, रटने के पक्ष में तो नहीं रहते, लेकिन आप यहाँ पे याद कर पाए, इसको तैयार कर पाए, इसलिए मैं ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप इसका लाभ भी आपको मिलना चाहिए। जो सीनोजोइक पीरियड है ये क्या था, 5 का था, ए वाला पार्ट था ना, इसको भी 6 पार्टों में बांट के हम पढ़ते हैं, 5 पार्टों में बांट के पढ़ते हैं। ये जो पार्ट है ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इसलिए भी है, अभी चर्चा करेंगे इसकी,
इसका जो पहला पार्ट उसे कहते हैं क्या, पैलियोशीन। क्या कहते हैं, पैलियोशीन पीरियड, पैलियोसीन पीरियड, या इसी को कहेंगे क्या, पैलियोसीन। लिख दे रहे हैं इसकी हिंदी भी, पैलियोसीन शक, या काल भी इसको आप लिख सकते हैं, पैलियोसीन काल। ठीक है, आगे बढ़ें। शुभ संध्या विकास जी, बहुत देर से जुड़े हैं। हाँ चलिए पढ़िए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे की बात करेंगे, पैलियोसीन के बाद नंबर आता है किसका, पैलियोसीन के नंबर आता है क्या, इयोसीन। क्या, इयोसीन, जहां पर हिमालय का उत्थान शुरू हुआ था। ठीक, इयोसीन पीरियड। ठीक, तीसरा क्या है, इयोसीन के बाद नंबर आता है क्या, इयोसीन के बाद नंबर आता है आपका ओलिगोसीन। ठीक, क्या नंबर आता, ओलिगो। नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पे पर्वत निर्माण हुआ होगा, ओलिगो का मतलब पर्वत ही होता है, ओलिगोसीन पीरियड। ओलिगोसीन के बाद जो इसका चौथा भाग होता है उसे कहते हैं क्या, मियोसीन, मियोसीन पीरियड। और अंतिम जो पांचवा है उसे कहते हैं क्या, प्लायोसीन पीरियड। एक कंफ्यूजन रहता है आपका पैलियो और प्लायो में, तो स्पेलिंग देखिएगा क्या है, प्लेयोसीन पीरियड, या इसे हिंदी में लिखते हैं क्या, प्लायोसीन, प्लायोसीन काल या प्लायोसीन शक लिख लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको बात क्लियर होगी। ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से वही बात आपको रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ पर जो पैलियोसीन पीरियड है ये अलग है और प्लायोसीन अलग है। कई बार हम पैलियो की जगह प्लायो, प्लायो की जगह पैलियो गलती से कर जाते हैं, और कोशिश करिए कि गलती यहाँ पर न होने पाए। क्लियर है बात। चलिए, अब हमने लगभग आधी कहानी को क्लियर कर लिया है, आधी कहानी को क्लियर कर लिया है। आगे देखते हैं, जो सीनोजोइक था, सीनोजोइक के बाद हमें देखना है क्या, नियोजोइक। क्या है, नियोजोइक। नियोजोइक जो है इसमें केवल व केवल नियोजोइक एरा को केवल व केवल दो पार्टों में बांटकर हम पढ़ते हैं। ठीक, पहले पार्ट की हम बात करें, जो पहला पार्ट है हमारा उसे कहा जाता है क्या, प्लीस्टोसीन। क्या कहते हैं, प्लीस्टोसीन पीरियड। प्लीस्टोसीन पीरियड की विशेषता क्या है, यहाँ पे आधुनिक मानव सदृश संरचना शुरू हो जाती है। ठीक, आगे जो दूसरा पार्ट है इसे कहा जाता है क्या, होलोसीन पीरियड। और जो होलोसीन पीरियड है यह एक ऐसा समय है जो आज भी चल रहा है, हम लोग होलोसीन पीरियड में ही चल रहे हैं इसमें। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इतनी बात अगर क्लियर हो तो आगे बढ़ा जाए। अब हमने अभी चर्चा किया था थोड़ी देर पहले आपको कि इसको 16 पार्टों में बांटा गया। जरा गिन लीजिए 16 था कि भी नहीं, 16 है भी कि नहीं। मैं उल्टा यहां से गिनना चल रहा हूं। देखिए यहां पे इसको मान ले रहे हैं क्या, 16, ये क्या 15, 16 हो रहा है कि नहीं, देख लीजिए 15 हो गया। फिर आएगा क्या, 14, 13, 12, 11, 10। ठीक, आगे देखिए 9, 8, 7। ठीक, 7 के बाद क्या आएगा नंबर, 7 के बाद आएगा 6, 5, 4, 3, 2 और 1, यानी 16 प्रकारों में बांटा गया। टोटल 16 कालों में बांटा गया, 16 शकों में बांटा गया। आइए एक एक शक की विशेषताओं को हम देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, एक एक शक की विशेषताओं को देखना। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी भाई, जो सबसे पहले आएगा उसी की हम बात करेंगे। सबसे पहले कौन आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है भाई साहब प्री कैम्ब्रियन, है ना, प्री कैम्ब्रियन। और आपको बताते चले प्री कैम्ब्रियन क्या है, ये जोइक और अजोइक वाले हिस्सा, है ना। जोइक और अजोइक का हिस्सा। डेली अपडेट से 2 घंटे के लिए आप तैयार रहेंगे मेंटली फिजिकली, है ना, मेंटली फिजिकली तैयार रहेंगे तो उसका काम यहाँ पर होगा। सबसे पहले हम लिखते हैं किसके बारे में, प्री कैम्ब्रियन पीरियड। ध्यान से देखिएगा, लिखते चलिएगा और समझते चलिएगा। अगर कहीं पर कंफ्यूजन हो तो पूछते भी चलिएगा। प्री कैम्ब्रियन पीरियड, अगर हम प्री कैम्ब्रियन पीरियड की बात करें, चूंकि ये शुरुआती दौर है, शुरुआती दौर है, अगर इसके टाइम पीरियड की बात करेंगे, आज से यह 70 से 60 करोड़ साल पहले, 70 से 60 करोड़ वर्ष पहले। मैं टाइम नहीं लिख रहा हूं, टाइम इसलिए नहीं लिख रहा हूं, टाइम तो आप कहीं से भी नोट कर लेंगे, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूं कि जो इसे पूछा जाता है कि किसे मत्स्य युग कहते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा डिवोनियन था, सिलोरियन था,
जब कह दिया जाए किसे उभयचरों का युग कहा जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आज कोशिश करेंगे क्लास में ही आप इस चीज को याद कर पाए, है ना, कंफ्यूजन आपको न रहे। आपसे पूछ लिया जाएगा आधुनिक मानव कब आया, भाई आधुनिक मानव तो पहले ही आ गया था, लेकिन आधुनिक की बात करेंगे तो फिर कहाँ पहुंचेंगे, होलोसीन में। तो सारी बातों को आज ही क्लास में हम याद कर पाए, ऐसी कोशिश करेंगे। इसमें आपका सहयोग चाहिए। सहयोग क्या चाहिए, आप बताते रहिए बीच बीच में अगर आपको कहीं कंफ्यूजन लग रहा तो। ठीक है, चलिए कार्बोनी फिर प्री कैम्ब्रियन की हम बात करें, प्री कैम्ब्रियन की बात करें, यह एक ऐसा समय था, यहां पर देखिए अभी जीवधारी नहीं आए थे, है ना, यहाँ पे जीवधारियों का आगमन नहीं होता, केवल सागरी घास आई थी। सागर का बड़ा विस्तार था, बहुत बड़े बड़े महास्थल थे, महाद्वीप थे और सागर थे। जो सागर था, सागर में भी एक कोस की घास, बस बहुत एक कोस की, आप समझ रहे हैं ना, तैरने वाले शैवाल जो आज हम पढ़ रहे हैं वही चीजें होती थी। ठीक, चलिए इसके बारे में देख लीजिएगा, इसके बारे में देख लीजिएगा, क्या देखेंगे यहां पर क्या था, स्थल भाग जीव रहित था, स्थल भाग जीव रहित, ऐसे लिख रहे हैं, एक एक लाइन ऐसे ही लिख रहे हैं, पूरा लाइन नहीं लिखेंगे, स्थल भाग जीव रहित था। प्री कैम्ब्रियन पीरियड में स्थल भाग पर कोई जीवधारी आपको नहीं दिख रहा था। ठीक, केवल सागरी घास, केवल सागरीय घास का उद्भव, सागरीय घास का उद्भव। ठीक, यानी सागरी घास वो भी क्या है, एक कोश की, क्या है, एक कोशिकी। प्रश्न पूछेगा एक कोश की सागरी घास का उद्भव कब हुआ, भाई मेरे प्री कैम्ब्रियन पीरियड में हुआ था। ठीक है, चलें आगे, इसकी यही दो विशेषताएं थी। ठीक है, जो सागरी जीव थे इस पीरियड के अंतिम समय तक आते आते, अंतिम समय तक आते आते सागरों में एक कोश की जीव भी पनपना शुरू हुए। और कैसे थे, वो नर्म त्वचा और रीढ़ विहीन थे। ठीक, मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, आप इसको जानते रहिएगा, क्या है, नर्म त्वचा और रीढ़ विहीन जीव थे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या देखेंगे, इसी में लिख दे रहे हैं, पेज तो खाली है अभी। क्या है देखेंगे हम, कैम्ब्रियन पीरियड, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद की कहानी को अगर हम देखेंगे तो हम शुरू करते हैं क्या, पैलियोसीन को, है ना। पैलियोसीन का जो हमने बंटवारा किया था, पैलियोसीन का जो हमने बंटवारा किया था कितने भागों में, 6 भागों में, उसी 6 भाग का जो पहला पार्ट था क्या, कैम्ब्रियन था, उसी कैम्ब्रियन को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या है, कैम्ब्रियन पीरियड, कैम्ब्रियन पीरियड को पढ़ेंगे। कैम्ब्रियन पीरियड की विशेषता की बात करें, इसका टाइम पीरियड की बात करें, इसका टाइम पीरियड क्या था, ये 60 से 50 करोड़ साल पहले, कितना, 60 से 50 करोड़ साल पहले। अगर इसकी अवधि को देखेंगे लगभग लगभग 10 करोड़ साल तक ये पीरियड चला था, कौन, कैम्ब्रियन पीरियड। इसकी प्रमुख घटनाओं की अगर हम बात करें, कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं थे, अगर हम इसकी चर्चा करें कि यहाँ पर धरातल पर सर्वत्र गर्म एवं समान जलवायु का विस्तार होने शुरू हो गया था। गर्म थी खूब, जलवायु जो थी वो गर्म थी, धीरे धीरे बरसात ज्यादा हुई ना। यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार भी इस समय देखने को आपको मिलता है, लेकिन स्थलीय भाग में। और स्थलीय भाग की भी बात करें तो यूरोपीय महाद्वीप के आसपास वाले क्षेत्र में ज्वालामुखी का उद्गार इसी टाइम पीरियड का ज्यादा देखने को मिलता है आपको। ठीक है, किसकी बात हो रही है, कैम्ब्रियन पीरियड की। तो ये इस कहानी को लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है सबसे प्रमुख अगर जीवधारी की हम बात करें तो जीवधारी कौन कौन से होंगे, लिख दे रहे हैं, धरातल पर सर्वत्र, धरातल पर सर्वत्र, सर्वत्र क्या मिलेगा, यहां पे तापमान की बात करेंगे, धरातल पर सर्वत्र गर्म एवं समान, गर्म एवं समान जलवायु का विस्तार, जलवायु का विस्तार। देखिए गर्म एवं समान जलवायु का विस्तार है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि गर्मी पूरे धरातल पर फैली हुई है। जब जाहिर सी बात है गर्मी धरातल पर ज्यादा है तो जीव ज्यादा पनपेंगे नहीं, ज्यादा क्या पनपेंगे ही नहीं। जब गर्मी कम होगी, धीरे धीरे टेम्परेचर कम होगा, तभी तो जीवधारी आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जीवधारी का अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए क्या है, इसीलिए इसी कारण के लिए क्या होगा, आपको मिलेगा स्थल भाग जीव रहित, स्थल भाग जीव रहित, मतलब स्तर पर अभी तक कोई जीव नहीं सॉरी, क्लियर है। जब स्थल भाग जीव रहित है, इसके बाद हम बात करें, देखिए पीछे हमने देखा था सागरों में रीढ़ विहीन जीव मिल रहे थे, पीछे सागरों में इस वाले टाइम पीरियड पर रीढ़ विहीन जीव मिल रहे थे। लेकिन यहां पर इस टाइम पीरियड तक आते आते, यानी कैम्ब्रियन पीरियड तक आते आते सागरों में जीवधारियों का जनन होना शुरू हुआ। और कैसे जीव पहले आए, रीढ़ वाले छोटे छोटे जीव आना शुरू हो गए। ठीक है, तो इसके बारे में एक लाइन लिखते हैं, क्या, सागरों में, सागरों में सागरों में
रीढ़ वाले जीवों का उद्भव। सागरों में रीढ़ वाले जीवों का उद्भव प्रारंभ होता है किसमें? अगर हम बात करें कैम्ब्रियम पर, प्रश्न आपसे आ जाए सागरों में रीढ़ वाले जीव सबसे पहली बार कब दिखना प्रारंभ हुए, या सागरों में सागरीय सतह पर रीढ़ वाले जीवों का उद्भव कब प्रारंभ हुआ? तो भाई कैम्ब्रियम पीरियड में प्रारंभ हुआ। ठीक है, कब हुआ? कैम्ब्रियम पीरियड में प्रारंभ हुआ। कैम्ब्रियन के बाद अगर आपने अभी देखिए पीछे हमने नाम लिखाया था, तो नाम लिखाया था तो आपको सारी कहानी याद भी होगी, है ना। कैम्ब्रियन के बाद किसका नंबर आया था? कैम्ब्रियन के बाद नंबर आया था ओर्डोविशियन का, याद होगा आपको। कैम्ब्रियन के बाद नंबर आया था ओर्डोविशियन पीरियड। देखिए इसमें क्या हुआ था? ओर्डोविशियन पीरियड। ऐसे बहुत सी घटनाएं थी, लेकिन ऐसी घटनाएं जो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछी जाती है, उसी की बात हम कर रहे थे। ठीक, इसके अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, ये 50 से 44 करोड़ के आसपास इसका समय पीरियड था। कहने का मतलब लगभग लगभग कितना समय होगा? 16 करोड़ साल तक ये पीरियड चला था। कौन सा? 6 करोड़ साल तक ये पीरियड लगभग चला था। किसकी बात करें हम? ओर्डोविशियन पीरियड की बात करें। क्लियर है बात? ओर्डोविशियन के बारे में अगर हम कहानी देखें, यह एक ऐसा समय था, इसके नाम से देखिए ओर्डोविशियन। ओर्डोविशियंस को जोड़िए आप ओरोजेनिक से। ओरोजेनिक का मतलब पर्वत निर्माण। ठीक, ओर्डोविशियन को कैसे जोड़ेगा आप? ओरोजेनिक। यह एक ऐसा समय था जब पर्वतों का निर्माण प्रारंभ हुआ। ठीक, ओर्डोविशियन पीरियड में क्या हुआ? पर्वतों का निर्माण प्रारंभ हुआ। सारी कहानी को हम देखेंगे। यानी यहां पर क्या हुआ? निर्माण पर्वत निर्माण प्रारंभ। ठीक, अब आप जोड़ लेंगे ना, ओर्डोविशियन ओर्डोजेनिक यानी ओरोजेनिक ओलिगोजेनिक। ठीक, ओर्डोविशियन का मतलब यहां पे पर्वत निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। इसके बाद की अगर हम बात करें, इसके बाद की बात करें, यहां पर देखेंगे अभी भी ये पर्वत निर्माण का कार्य भले यहां पे प्रारंभ हो गया, टेम्परेचर कुछ कम भले हुआ है, लेकिन अभी भी कंडीशन ऐसी बनी हुई है, अभी भी कंडीशन ऐसी बनी हुई है कि स्थल भाग पर जीवधारी नहीं है। ठीक, तो फिर हम वही पॉइंट लिखेंगे, स्थल भाग जीव रहित। स्थल भाग जीव रहित, यानी स्थल पर अभी जीवधारी नहीं आए हैं। तो कहां पर है? सागरों में तो है। सागरों में तो हमने देखा था कि सागरों में रीढ़ वाले जीवों का उद्भव शुरू हो गया है। तो यहाँ पर जो सागरों में रीढ़ वाले जीवों का उद्भव शुरू हो गया था, यही बात यहाँ पर लिख सकते हैं, सागरों में जीव सीमित है। ठीक, जीवधारी का सीमित कहां पे होना है? रीढ़ वाले जीवों का, दो चीजें लिखते हैं यहाँ पे, वनस्पति तथा जीव सागर तक सीमित, यानी सागर में ही ये सीमित रहे। कौन? वनस्पति और जीव। और अगर दूसरी बात करें, सागरी भागों में इसी टाइम पीरियड पर सागरी भागों में इसकी जो प्रमुख विशेषता थी क्या? ज्वालामुखी क्रिया प्रारंभ। ज्वालामुखी क्रिया प्रारंभ होती है कहां पर? सागरी भागों में। क्लियर है इतनी बात? देखिए जो बातें मैं बताना चाह रहा हूं आप उसको समझिए। ओर्डोविशियन में 3 घटनाएं प्रमुख रही। क्या? पर्वत निर्माण प्रारंभ हो गया, पर्वत निर्माण के साथ साथ सागरीय क्षेत्रों में ज्वालामुखी का उद्भव शुरू हो गया। इसके पहले ज्वालामुखी का उद्भव कहां पे? महाद्वीपों पर सीमित था। ठीक, सागरी भाग में ज्वालामुखी उत्पन्न होना शुरू हुआ। अगर हम जीवधारियों की बात करें, स्थल भाग अभी भी जीव रहित रहा, वहां पे जीवधारी नहीं थे, लेकिन सागरी भाग में जो यहाँ पे रीढ़ वाले जीव मिले थे वो, और कुछ वनस्पतियां जो एक उसकी मिली थी, वो अभी सीमित रह गई। ठीक, स्थल भाग अभी भी जीव रहित था। ओर्डोविशियन के बाद तीसरा नंबर आता है क्या हमारा? तीसरा नंबर आता है, मैं एक एक नंबर करके लिख दे रहा हूं, आपको समझना आसान रहेगा। एक एक नंबर करके लिख दे रहा हूं, 1 2। ठीक, तीसरे को मैं लिख दे रहा हूं, क्या है? ओर्डोविशियन के बाद नंबर आया था सिलोरियन। याद है आपको? क्या था? सिलोरियन। अगर सिलोरियन पीरियड की हम बात करें, सिलोरियन पीरियड की बात करें, इसके टाइम पीरियड की अगर हम चर्चा करें, तो ये 44 से 40 है ना। टाइम पीरियड बहुत मैटर नहीं करता है, बस क्योंकि सारे टाइम पीरियड को आप याद नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको छोड़ ही दीजिए, क्योंकि टाइम पीरियड से प्रश्न भी बहुत कम आते हैं टीचिंग एग्जाम में। ठीक, सिलोरियन पीरियड की विशेषता की हम बात करें, यहां पे इसे
यहां पे इसे रीढ़ वाले जीवों का काल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रीढ़ वाले जीवों का काल। रीढ़ वाले जीवों का काल। देखिए, रीढ़ वाले जीवों का काल कहने का मतलब क्या है? यह एक ऐसा समय था, एक ऐसा टाइम पीरियड था जहां पे रीढ़ वाले जीव ज्यादा, मतलब ऐसे जीवधारी जिसमें रीढ़ की हड्डी विद्यमान हो, है ना, ऐसे जीवों की अधिकता देखने को मिली। इसीलिए इसे रीढ़ वाले जीवों का काल कहा गया। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? सिल्यूरियन पीरियड की। यह वही टाइम पीरियड था जब कैलिडोनियन हलचल हुआ। कैलिडोनियन हलचल, कैलिडोनियन हलचल देखने को आपको मिला। ठीक, यह ऐसा समय था, एक ऐसा टाइम पीरियड था सिल्यूरियन, जब पृथ्वी पर यानी स्थलीय भाग पर वनस्पतियां आपको देखने को मिली धीरे धीरे। ठीक, क्या हुआ? स्थलीय भाग पर वनस्पतियों का विस्तार देखने को मिला। और कैसी वनस्पतियां आई? एकाएक 10 फीट का पेड़ आ गया? नहीं, ऐसा नहीं था। यहाँ पे अनावृत बीजी पौधे यानी एक कोष की, पहले एक कोष की छोटे छोटे पौधों का विकास यहाँ पे प्रारंभ हुआ। संदीप कुमार कह रहे इस बार टाइम ही आएगा। टाइम नहीं आएगा, घबराइए नहीं, टाइम आएगा तभी आप आसानी से कर लेंगे। अभी हम उसका तरीका देख रहे हैं, है ना, कैसे आपको बताना है उसको। ठीक, या तो फिर इतनी चीजें हम ऐड करें तो टाइम तो आप ऐड ही कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी इसमें। ठीक है, कहने का मतलब जब यहाँ पे वनस्पतियां आना शुरू हुई, जिसको आप लिख सकते हैं स्थल पर पहली बार, स्थल पर पहली बार क्या? स्थल पर पहली बार पौधों का आगमन हुआ। लेकिन कैसे वनस्पतियों का आगमन हुआ? पत्ती विहीन। स्थल पर पहली बार पत्ती विहीन, पत्ती विहीन, या आप कह सकते हैं क्या? अनावृत बीजी, अनावृत बीजी पौधों का आगमन, पौधों का आगमन। वैसे आपको तैयार सबके लिए रहना है, टाइम भी पूछे तो आप आसानी से कर पाए, फिर इतना पढ़ने पढ़ाने का मतलब क्या रहेगा, है ना। बात तो सही है आपकी। स्थल पर पहली बार पत्ती विहीन यानी अनावृत बीज। अनावृत का मतलब ऐसे बीज जिसमें ऐसे पौधे जिसमें बीज ना हो, है ना, उसका उद्भव शुरू हुआ। ठीक, और अगर बात करेंगे एक प्रमुख घटना इसमें और कहती है ना, पहली बार जीव, पहली बार स्थल पर जीव, है ना, पहली बार स्थल पर जीव दिखते हैं, स्थल पर जीव दिखते हैं। और एक प्रमुख घटना और है जो इंपॉर्टेंट है, आप जानते रहिएगा, प्रवालों का खूब विकास हुआ। प्रवालों का बड़े पैमाने पर विस्तार। देखिए, प्रवालों का बड़े पैमाने पर विस्तार होने से तात्पर्य आप अंदाजा लगा सकते हैं इसके तापमान की। अगर यहाँ पे लिखने की जरूरत है नहीं, प्रवालों के विकास के लिए आप टेम्परेचर जानते हैं क्या रहता है, तो टेम्परेचर कहने का मतलब इसमें काफी कम हो चुका था। ठीक, आइए बातें क्लियर होगी, और बातें क्लियर होगी तो आगे चलते हैं। सिल्यूरियन के बाद कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, सिल्यूरियन में क्या क्या हुआ? रीढ़ वाले जीवों का काल कहा जाता है। कहने का मतलब स्थलीय भाग पर पहली बार जीव और वनस्पतियां दोनों दिखे। ठीक, जो जीव दिखे वो छोटे जीव हैं, और यहाँ पे जो वनस्पतियां दिखी वो वनस्पतियां कैसी हैं? वह वनस्पतियां ऐसी है जो पत्ती भी है, पत्तियां नहीं है। अनावृत बीज है, उसमें बीज नहीं है, फिर वनस्पतियां हैं, शैवाल टाइप के छोटे छोटे वनस्पतियां हैं। इसके अलावा देखेंगे इस टाइम पीरियड पर सागरों में प्रवालों का खूब विकास होता है। ठीक, और इसे एक महत्वपूर्ण नाम से जानते हैं रीढ़ वाले जीवों के काल से, क्योंकि रीढ़ वाले जीवों की शुरुआत यहाँ पे होती है और इनकी अधिकता भी होती है, इसीलिए यहाँ पे इसे इसका काल कहा जाता है। और अगली बार कैलिडोनियन हलचल की बात करेंगे, आपको जो पर्वत निर्माण को हम पढ़ेंगे तो कैलिडोनियन हलचल को हम देखेंगे वहां पर, तो वहां पे बताया जाएगा सिल्यूरियन पीरियड में शुरू हुआ था, तो आपको याद आना चाहिए। ठीक है, चलें आगे। सिल्यूरियन के बाद नंबर आता है डिवोनियन। किसका नंबर आता है? डिवोनियन का। देखिए, डिवोनियन में क्या क्या हुआ था? डिवोनियन पीरियड, डिवोनियन पीरियड, डिवोनियन पीरियड की बात करें, अगर इसके टाइम पीरियड की हम बात करें, इसका टाइम पीरियड ज्यादा लंबा नहीं था, ये था 40 से 35, है ना, 40 से 35 करोड़ वर्ष पहले। अगर इसके टाइम को देखें तो लगभग 5 करोड़ साल तक ये चला था डिवोनियन पीरियड। ठीक है, इसकी सबसे खासियत बात है, इसे कहा जाता है क्या? यहाँ पे मत्स्य युग कहा जाता है इसे। इसमें मछलियों का खूब विकास हुआ, इस पीरियड में मछलियों का खूब विकास हुआ, इसलिए इसे मत्स्य युग भी कहते हैं, मत्स्य युग। देखिए, मत्स्य युग या मछलियों का स्वर्णिम काल भी कहते हैं। देखिए, जब स्वर्णिम काल कहा जाता है, युग कहा जाता है, तो आप एक बात को समझेगा, युग और स्वर्णिम काल कहने का तात्पर्य यह है कि उसका विकास उस पर खूब चरम पर था, मछलियां यहाँ पे खूब पनपी, और मछलियां इतनी नहीं, बहुत विशाल विशाल मछलियां देखने को मिली यहाँ पे। ठीक है, किसमें? डिवोनियन काल में।
डिओनियन को आप ऐसे जोड़िएगा, डीओटी का मतलब होता है भक्त, ठीक। भक्त लोग मछली नहीं खाते, लेकिन मछली उस टाइम पीरियड पर मिलेगा, तो क्या होगा, डिओनियन पीरियड। आप ऐसे जोड़ लीजिए आराम से, याद करने के लिए आप उल्टा सीधा जैसे भी जोड़ पाए जोड़ लीजिए, ठीक। आगे चलें। यह एक ऐसा टाइम पीरियड था, ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जब यहाँ पे छोटे छोटे जंगल देखने को मिले, है ना। जंगल का मतलब एक साथ कई पेड़ देखने को मिले, ठीक। इसी को लिख सकते हैं क्या, भूपटल पर, भूपटल पर झाड़ियों, झाड़ियों तथा छोटे वृक्षों के समूह का, वृक्षों के समूह, या एक तरीके से कह सकते हैं क्या, जंगल का जनन, का उद्भव, यानी जंगल का उद्भव शुरू हुआ किसमें, डिओनियम पीरियड में, यानी पेड़ों का इसमें विस्तार ज्यादा देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। एक बात और यहां पे आपको समझना है, इस टाइम पीरियड पर दो चीजें और आपको जान लेनी। पहली बात तो यह है, इस समय पर पर्वत निर्माण और ज्वालामुखी दोनों क्रियाएं खूब सक्रिय थी, ठीक। पर्वत निर्माण, पर्वत निर्माण तथा ज्वालामुखी सक्रिय, दोनों सक्रिय थे, और सक्रिय लिखने का मतलब खूब सक्रिय थे। एक बात और यहाँ की विशेषता है, इस टाइम पीरियड पर आपको देखने को मिलेगा स्थल भाग में विस्तार हो रहा, लेकिन सागरी भाग सिमट रहा था। स्थल का विस्तार, स्थल का विस्तार, दूसरा क्या है, सागरी भाग में ह्रास देखने को मिलता है, किसमें, डिओनियन पीरियड। अगर आपसे पूछा जाए किस पीरियड में या किस काल में सागरी भाग में ह्रास देखने को मिलता है, तो वो डिओनियन है। मछली का युग क्या है, डिओनियन है। एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे जान लेनी है, इस युग के अंत तक, इस युग के अंत तक क्या होता है, अंत में एम्फीबियस यानी उभयचर, उभयचर जीवों का विकास। ध्यान से समझिएगा, इस लाइन को आप बखूबी समझिएगा, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न आपसे पूछा है और गलतियां भी लोग खूब किए हैं, ठीक है। डिओनियन के बाद नंबर आता है किसका, डिओनियन के बाद नंबर आता है कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस पीरियड एक ऐसा पीरियड था जहां पर उभयचर खूब फले फूले, यानी उभयचरों की संख्या खूब बढ़ गई। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए उभयचरों का विकास कब शुरू हुआ, तो ध्यान दीजिएगा, आपको बताना है क्या, डिओनियन पीरियड में, ठीक है। कब देखा है, ये डिओनियन पीरियड में आपको उभयचरों का विकास देखने को मिलता है, डिओनियन पीरियड में यहां पे शुरुआत होती है। लेकिन अपने चरम पर कब पहुंचते हैं, अगला जो सकारा, अगला जो काल आ रहा हमारा, ठीक। कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग क्वेश्चन करिए, आगे चलें। चलिए, डिओनियन के बाद हम पढ़ते हैं किसको, डिओनियन के बाद हम पढ़ते हैं किसको, कार्बोनिफेरस, जहां से प्रश्न खूब आपको देखने को मिल सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक ऐसा पीरियड है यहां पे कई विचित्र घटनाएं घटी थी। क्या, कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस पीरियड की बात करें, नाम से स्पष्ट है, कार्बोनिफेरस यानी इसमें कार्बन ज्यादा रहा होगा, ठीक। इसमें कार्बन ज्यादा रहा होगा, और कैसा कार्बन रहा होगा इसकी भी बात हम करने वाले हैं, ठीक। यह एक ऐसा टाइम पीरियड था, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले वाले को आपने देखा था कि वृक्षों का विकास, है ना, झाड़ियों का विकास, जंगलों का विकास होना यहां पर शुरू हो गया था। आप ऐसे इसको कोरिलेट करिएगा, जब डिओनियन पीरियड में मछली का विकास खूब हुआ, इसके अगली वाली जनरेशन इसमें आएगी। मछली के बाद क्या आता है, मछली के बाद उभयचर आएंगे, उभयचर के बाद क्या आएंगे, सरीसृप, सरीसृप के बाद मनुष्य आता है, ठीक है। देखिए, यहां पर जब वनों का खूब विकास हो रहा था, धीरे धीरे वनों का मतलब तापमान धीरे धीरे गिर ही रहा, जो तापमान है आधुनिक के धीरे धीरे करीब आ रहा। ऐसी स्थिति में बहुत बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं। जब बहुत बड़े बड़े पेड़ वहां पर देखने को मिलेंगे, तो भ्रंश घाटियां, यानी जो भौगोलिक एक्टिविटी है अंतर्जात बलों के प्रभाव से ये भी घटनाएं घट रही हैं। और इन घटनाओं के घटने की वजह से जो पेड़ हैं, जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, ये कहाँ पे, जमीन में दब जा रही हैं। जब जमीन में दब जा रही हैं, तो वही मछलियां आज पेट्रोलियम के रूप में, वही पेड़ आज कोयले के रूप में, हमारे संसाधन के रूप में काम आ रहे हैं। तो ये घटना सारी कब घटी थी, कार्बोनिफेरस पीरियड में। क्लियर है, आई होप ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। लिखते हैं, ये घटना जो है सबसे ज्यादा अगर आप बात करेंगे, यहां पर बड़े बड़े वृक्षों, बड़े 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 वृक्षों का काल,
बड़े बड़े वृक्षों का काल। देखिए जब वृक्षों का काल है यहां तक कि ये 100 फीट तक, 100 फीट ऊंचाई तक ये है, बड़े बड़े वृक्षों का काल है क्या, कार्बोनिफेरस। अब आप कल्पना करिए जब बड़े वृक्ष है तो संसाधन भी बढ़ेंगे। तो यहां पर देखेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में वृक्षों के दबने के कारण, वृक्षों के दबने के कारण अधिक कोयले का निर्माण, अधिक कोयले का निर्माण। अब आप कहेंगे साउथ हेमिस्फीयर में क्यों नहीं? अभी साउथ की कहानी थोड़ी सी अलग है, देखेंगे। नॉर्थ हेमिस्फीयर में वृक्षों के दबने की वजह से कोयले का निर्माण यहां पर शुरू हुआ। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड था इसमें रेप्टाइल, रेप्टाइल का आविर्भाव हुआ। ठीक, मतलब रेंगने वाले जीवों का पनपना शुरू हुआ। लेकिन यहाँ पे उभयचर जो यहाँ पे मिले थे आपको, जो उभयचर यहाँ पे शुरू हुए थे, ये उभयचर अपने चरम सीमा पर पहुंचे, यानी इसका विकास सबसे ज्यादा आपको देखने को मिला। ठीक है, सबसे ज्यादा, कुछ कह रहे हैं संदीप कुमार? यहाँ पे चरम सीमा पर देखने को मिला। कहने का मतलब क्या हुआ, कार्बोनिफेरस पीरियड में इसे कहा जाता है उभयचरों का युग, उभयचरों का युग। उभयचरों का युग कहने का तात्पर्य उभयचर यहाँ पर सबसे ज्यादा विकसित अवस्था में देखने को मिलते हैं। ठीक है, उभयचरों का युग इसे कहा जाता है। आगे यहां पर देखेंगे एक पॉइंट और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्थल पर, स्थल पर रेप्टाइल, रेप्टाइल का मतलब होता है रेंगने वाले, रेंगने वाले जीवों का आविर्भाव, रेंगने वाले जीवों का आविर्भाव, यानी इनका आगमन होता है कब, कार्बोनिफेरस में। लेकिन एक बात यहां पे और आपको जानते रहना, यह एक ऐसा टाइम पीरियड था, यह एक ऐसा टाइम पीरियड था क्या, इस युग के अंत तक, इस युग के अंत तक, इस युग के अंत तक, अंत तक 15 फीट तक के जीवों का विकास, जीवों का विकास, मतलब आप ऐसे समझिएगा यह एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें बड़े बड़े जीवधारी बने, है ना। 15 फीट, सोचिए 15 फीट लंबे जीव बन गए, कहां पर, इस कार्बोनिफेरस में। कार्बोनिफेरस पीरियड आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए भी आप इसको समझिए कि यहां से प्रश्न आपको खूब देखने को मिलने वाले हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहां तक की कहानी अगर आपको समझ में आ रही हो तो अभी 10 युगों को हमें पढ़ना है। ठीक है, चले आगे। कार्बोनिफेरस के बाद नंबर आता है किसका, पर्मियन को हम पढ़ लेते हैं। किसको पढ़ेंगे, पर्मियन। 7 नंबर पे था क्या, पर्मियन, पर्मियन पीरियड। पर्मियन पीरियड की अगर हम टाइम की बात करें, इसके टाइम पीरियड की बात करें, इस टाइम को क्या कहेंगे, पर्मियन को क्या, यह 4 करोड़ साल तक था। यह क्या था, यह 4 करोड़ साल तक यह चला था, पर्मियन पीरियड। इसके विशेषताओं की अगर हम बात करें, इसकी विशेषताओं की चर्चा करें, इसमें कुछ विशेष विशेष बातें नहीं है, जो हल्की फुल्की बातें इसको भी हम बता दे रहे हैं। ठीक है, ये जो समय पीरियड था यह महत्वपूर्ण था जलवायु की दृष्टि से। ठीक है, जलवायु की दृष्टि से नंबर महत्वपूर्ण इसलिए था, क्यों, क्योंकि इस समय पर विभिन्न जलवायु की दशाएं उत्पन्न होगी। लिख दे रहे उसी पॉइंट को, जलवायु की, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर जलवायु की भिन्न भिन्न दशाएं, भिन्न भिन्न दशाएं, यानी पृथ्वी पर जलवायु की भिन्न भिन्न दशाएं यहां पर उत्पन्न हो गई किस टाइम पीरियड में, पर्मियन में। ठीक, इसके अलावा अगर यहां पर देखें, पतझड़ वाले वृक्ष, यानी पतझड़ वाले वृक्षों का आविर्भाव, यानी ऐसे ऐसे वृक्ष आप देख रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपका जलवायु भी अच्छा होता जा रहा है। जलवायु के साथ साथ जो आधुनिक दृष्टि से हम जो आधुनिक देख रहे हैं, आधुनिक पेड़ पौधे, आधुनिक जीवधारी, धीरे धीरे उसमें भी तब्दीली आती जा रही है। ठीक है, इस प्रकार से विकास के चरण को हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर पर्मियन तक आते आते देख रहे हैं जलवायु की भिन्न भिन्न दशाएं उत्पन्न हो गई, मतलब एक जैसी पूरी पृथ्वी पर जलवायु नहीं रही। ठीक, कहीं पर ठंडी है, कहीं पर गर्मी है। यहाँ तक कि ये जो पर्मियन टाइम पीरियड था, यहाँ पर साउथ हेमिस्फीयर में भी हिमयुग की दशा थी। हिमयुग समझ रहे हैं ना, अभी हिमयुग अभी आगे आ रहा। ठीक,
तो क्या होगा, साउथ हेमिस्फीयर में लिख ही दे रहे हैं, साउथ हेमिस्फीयर में यानी दक्षिणी गोलार्ध में हिमयुग जैसी दशा, हिमयुग जैसी दशा अभी देखने को मिल रही यानी विद्यमान है। ठीक, कब, परमियन पीरियड में। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण पॉइंट और हम देख लेते हैं, क्या, स्थल पर कई प्रकार के कीड़ों का विकास हुआ। क्या, स्थल पर कई प्रकार के कीड़ों का विकास, कीड़ों का विकास। आप परमियन देखिए, परमियन टाइम पीरियड को देखेंगे, यहाँ पे पतझड़ वाले वन आपको देखने को मिल रहे हैं, कई प्रकार के कीड़े मिल रहे हैं। साउथ हेमिस्फीयर में हिमयुग जैसी दशा है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आपको देखने को मिल रही, क्या महत्वपूर्ण बात देखने को मिल रही है कि जलवायु की भिन्न भिन्न दशाएं आपको देखने को मिल रही है। ठीक, 4 बातें हमने लिखा किसमें, परमियन के बारे में। ये कहानी खत्म होती है, इसके बाद हम शुरू करते हैं किसको, मेसोजोइक पीरियड को। ठीक, क्या है इसके बाद वाला, मेसोजोइक था। जो मेसोजोइक एरा था, इस एरा की हम बात करें, इस एरा को 3 पार्टों में मैंने बांट रखा था। ये जो मेसोजोइक एरा है, देखिए प्रश्न कहां से एग्जामिनर आपको फंसाएगा, इसको पे विचार कर लेते हैं। जो मेसोजोइक पीरियड है, एरा है, इसे कहा जाता है सरीसृपों का काल, सरीसृपों का काल, ध्यान से समझिएगा। लेकिन जब मेसोजोइक को 3 पार्टों में हम बांटेंगे, क्या, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रेटासियस, तो ऐसा नहीं ट्रियासिक में ही रेप्टाइल सरीसृप आ गए थे, ऐसा नहीं है। ठीक, सरीसृप वहां पे आ गए थे, ऐसा नहीं है। तो इसे कहा जाता है क्या, सरीसृपों का काल। और अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें, इसका समय 18.3 करोड़ वर्ष था। ठीक, इसका टाइम पीरियड देखेंगे 18.3 करोड़ वर्ष के आसपास इसका समय था कुल, यानी काफी समय था इसका, इसके समय का विस्तार काफी ज्यादा था। पहले बात की बात करेंगे हम, पहले पार्ट की हम बात करेंगे, 7वां यानी 8वें नंबर पर जो हमें मिलेगा वो क्या था, वो था आपका ट्रियासिक पीरियड, ट्रियासिक पीरियड। अगर यहां तक बातें आप लोग को समझ में आई है, एक बार आप कमेंट कर दीजिए, थोड़ा सा कष्ट कीजिए अपने हाथों को, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। आइए देखते हैं। देखिए ये क्या था, ट्रियासिक पीरियड था, जिसके सबसे प्रमुख बात की बात करें, यह वही दौर था जब गोंडवाना भूखंड का विखंडन हुआ था। गोंडवाना भूखंड का विखंडन इसमें हुआ था, भूखंड का विखंडन। ठीक, ये किसकी बात हो गई। दूसरी इसकी प्रमुख घटना क्या थी, जो बड़े बड़े मछलियां मिल रही थी आपको, बड़ी बड़ी मछलियां कहाँ मिल रही थी, सागरों में, वो मांसाहारी तुलजीव मिलने लगे, है ना, यानी मांसाहारी मछलियां देखने को मिलने लगी। कहने का मतलब सागर में मांसाहारी, सागर में मांसाहारी तुल्य, मांसाहारी तुल्य, मांसाहारी तुल्य मत्स्य रेप्टाइल, मत्स्य रेप्टाइल, मतलब मांसाहारी प्रकार की रेंगने वाली मछलियों जैसी संरचना यहां पे देखने को मिल गई। ठीक, इसकी अगली जो है, अगली अगर प्रमुख बात की हम बात करें, अगली जो प्रमुख कहानी थी इसकी, क्या, यहां पे मक्खियां एवं दीमक, मक्खियां दीमक, इसका उद्भव हुआ। ठीक, इसके अलावा अगर आप देखेंगे, इसके अलावा यहां पर देखेंगे, सर्वप्रथम रेंगने वाले जीवों में स्तनधारी देखने को मिलता है, स्तनधारी, रेंगने वाले जीवों में स्तनधारी, स्तनधारी का मतलब ऐसे जीव जो बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक, रेंगने वाले जीवों में स्तनधारी देखने को मिलते हैं कब, ट्रियासिक पीरियड में। ट्रियासिक की प्रमुख पार्टों की बात अगर हम करें, तो यहाँ पे क्या क्या हमने देखा, गोंडवाना भूखंड का विभाजन होता है इसमें, सागर में मांसाहारी तुल बड़े बड़े रेप्टाइल देखने को मिलते हैं आपको, मक्खियां दीमक यहाँ पे पैदा हो जाती हैं, है ना, धीरे धीरे। और जो स्थलीय भाग है, यहाँ पर रेंगने वाले जीव ऐसे मिलते हैं जो स्तनधारी होते हैं। ठीक, प्रोटीथीरिया, प्रोटीथीरिया एक जीव है, यहीं पर आपको देखने को मिलता है, क्या, प्रोटीथीरिया।
यह निम्न कोटि का स्तनधारी है, निम्न कोटि का स्तनधारी है, अंडा ही देता है लेकिन बच्चों को दूध भी पिलाता है। ठीक, निम्न कोटि के, यही पर मिल रहा कहां पर, ट्रियासिक युग में। ट्रियासिक के बाद नंबर आता है जुरासिक पीरियड। नो, क्या है? जुरासिक, जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड की सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी? आप लोग कमेंट करिए, अगर पता होगा, पता होना चाहिए वैसे। जो जुरासिक पीरियड था, इसकी सबसे खास बात है क्या, इसमें डायनासोरों का प्रभुत्व था। डायनासोरों का प्रभुत्व, डायनासोरों का प्रभुत्व, मतलब यहां पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में बड़े बड़े डायनासोर मिलते हैं। यहां तक कि इस पीरियड के अंत तक जाते जाते ऐसे डायनासोर मिलते हैं जो उड़ने वाले होते हैं, है ना, उड़ने वाले डायनासोर भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, उड़ने वाले। पुष्प वाली वनस्पतियों का आविर्भाव, पुष्प वाली वनस्पतियों का आविर्भाव, वनस्पतियों का आविर्भाव। ठीक, आगे देखेंगे इसकी अगर कुछ और प्रमुख बातों की हम बात करें। ठीक है, यहां पर क्या देखा, कुछ उड़ने वाले पक्षियों का उद्भव, कुछ उड़ने वाले, कुछ उड़ने वाले पक्षियों का उद्भव। और इस पक्षियों की अगर हम बात करें, इसमें जो सबसे प्रमुख पक्षी थी वो क्या थी, आर्कियोप्टेरिस। इसका आर्कियोप्टेरिस, इसका निक्षेप आपको कई जगह पर दिखेगा, इसका जीवाश्म कई जगह देखने को मिलता है। ये रहा कहानी जुरासिक पीरियड की। जो सारे जुरासिक के बाद हम पढ़ेंगे, यहाँ पे मेटाथेरिया, प्रोटोथेरिया वहां पे देखा है, मेटाथेरिया कंगारू जैसे जीव भी यहाँ पे आपको देखने को मिले। इसके पहले चूहे जैसे जीव, छोटे छोटे जीव रहते थे स्तनधारी के रूप में, लेकिन यहाँ पे देखने को मिले। जुरासिक के बाद हम बढ़ते हैं किस पे, क्रिटेशियस पर आते हैं। किस पर आते हैं? क्रिटेशियस पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड। क्रिटेशियस पीरियड की बात करें, क्रिटेशियस पीरियड की हम विशेषता की बात करें, इसकी प्रमुख विशेषता क्या होगी देख लेते हैं। ठीक है, यहां पे खड़िया मिट्टी का जमाव, इसमें खड़िया मिट्टी का जमाव, मिट्टी का जमाव प्रमुख विशेषता थी इस युग की, प्रमुख विशेषता थी इस युग की, किसकी? क्रिटेशियस युग की, कि खड़िया मिट्टी का जमाव। ठीक, इसके अलावा देखेंगे पतझड़ वाले वन, जलवायु में मौसमी परिवर्तन, पतझड़ वाले वन, पतझड़ वाले वन, पौधे नहीं, पतझड़ वाले वन देखने को मिलते हैं कहां पर, क्रिटेशियस टाइम पीरियड में। क्रिटेशियस टाइम पीरियड में मिलने के साथ साथ यहां पर आपको मिलते हैं क्या, उड़ने वाले रेप्टाइल्स, उड़ने वाले रेप्टाइल्स, या आप कह सकते हैं इसी टाइम पीरियड पर आपको मिलते हैं कौन, उड़ने वाले डायनासोर। ठीक, उड़ने वाले डायनासोर। ठीक, ये प्रमुख बात थी किसकी, क्रिटेशियस पीरियड की। अब आगे नंबर आता है किसका, इसे आगे नंबर आता है किसका, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पढ़ेंगे हम किसको, सिनोजोइक को। किसको पढ़ेंगे, सिनोजोइक पीरियड को। चलिए, किसको देखेंगे हम, सिनोजोइक। अगर आपको ध्यान ना आ रहा हो तो आप यहां से देख सकते हैं, किसकी बात हो रही है यहां पे, सीनोजोइक में सबसे पहले क्या देखेंगे, पैलियोसीन। ठीक, यही चीज है ना, सीनोजोइक है, इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे हम, पैलियोसीन। पैलियोसीन को देखते हैं। क्या है सीनोजोइक, सीनोजोइक एरा। और इसमें जो सबसे पहले आता है क्या आता है, हमारा आता है पैलियोसीन। इसे तृतीयक भी कहते हैं, इसे तृतीयक युग भी कहते हैं। ठीक, ये तृतीयक युग यानी टर्शियरी पीरियड है। यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले आता है क्या, पैलियोसीन, पैलियोसीन, पैलियोसीन पीरियड। और पैलियोसीन पीरियड की बात करें, इसके प्रमुख विशेषता की अगर हम चर्चा करें, इसके प्रमुख विशेषताओं में क्या देखने को मिलेगा हमें, पैलियोसीन की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी, यहां पे क्या मिलेगा, अल्पाइन पर्वतीकरण। क्या मिलेगा, अल्पाइन, अल्पाइन पर्वतीकरण।
और यह ऐसा टाइम पीरियड था कि यहाँ पे डायनासोर समाप्त हो चुके थे। डायनासोर इस पीरियड तक समाप्त हो चुके थे। कब हो चुके थे? इस पीरियड में। ठीक। पैलियोसीन के बाद नंबर आता है क्या? पैलियोसीन के बाद नंबर आता है इयोसीन का। किसका नंबर आएगा? इयोसीन का। चलिए इयोसीन को देख लेते हैं आप। इयोसीन पीरियड। इयोसीन पीरियड आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी घटनाएं ऐसी थी जो हमारे देश से जुड़ी हुई है ना, भारत देश के आसपास से। ठीक। 7 से 4 करोड़ वर्ष के आसपास। ठीक। इसका टाइम पीरियड था 7 से 4 करोड़ के आसपास, यानी लगभग 3 करोड़ साल ये चला था। यह ऐसा समय था जब हिंद महासागर, हिंद और अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर का विकास हुआ था इसमें। ठीक। हिंद और अटलांटिक महासागर का विकास हुआ था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अटलांटिक महासागर का उद्भव या हिंद महासागर का विकास कब हुआ था, तो आप क्या बताएंगे? आप सीधे सीधे बताएंगे इयोसीन पीरियड में। इसमें एक घटना और घटती है क्या? जो हिमालय का बृहद हिमालय है उसका उत्थान शुरू होता है इसमें। ठीक है, तो क्या देखेंगे? हिमालय की रचना प्रारंभ हुई, हिमालय की रचना प्रारंभ हुई। और हिमालय की रचना जो प्रारंभ हुई सबसे पहले बना था क्या? बृहद हिमालय। तो जाहिर सी बात है आप कह भी सकते हैं ये भी कि बृहद हिमालय की रचना यहाँ पर प्रारंभ हुई। कब? इयोसीन पीरियड में। इयोसीन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा कुछ और अगर बातों की हम बात करें, इयोसीन में क्या होगा? इसमें जो है फूलों वाली वनस्पतियों की भरमार हो गई। फूलों वाली वनस्पतियों की अधिकता, वनस्पतियों का भरमार कह सकते हैं, वनस्पतियों का की भरमार, फूलों वाली वनस्पतियों की भरमार हो गई। इसके बाद देखेंगे आधुनिक, आधुनिक महत्वपूर्ण लाइन है। आधुनिक रूप में जो हम देख रहे हैं क्या? हाथी। आधुनिक रूप में जो देख रहे हैं घोड़ा, गैंडा, सुअर के पूर्वजों का जनन, के पूर्वजों का उद्भव। ध्यान से समझिएगा, के पूर्वजों का उद्भव। यहाँ पे हाथी, घोड़ा और सुअर इत्यादि जो बड़े जानवर हैं इनके पूर्वज पैदा हुए, न तो ये इयोसीन में इनके पूर्वज आए हैं। अब इयोसीन के बाद वाले पीरियड में ये वास्तविक रूप में आपको नजर आएंगे। तो आई होप इयोसीन के 4 प्रमुख लाइनें थे जिसको आपने देख लिया है। ठीक है, कुछ तो और नहीं मेरे ख्याल से बन रहा है। आगे हम देख लेते हैं किसके बारे में? ओलिगोसीन पीरियड। अब नाम से ही स्पष्ट है किसकी हम बात कर रहे हैं? ओलिगोसीन पीरियड की। ओलिगोसीन पीरियड की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ओलिगो का मतलब होता है पर्वत, यानी इस समय पर्वत अधिक बने होंगे। ठीक, इस टाइम पीरियड में पर्वत अधिक बने होंगे। और इसके टाइम पीरियड की हम बात करें 4 से लेकर 2.5 करोड़ वर्ष पहले की बात है। अब घटा लीजिए कितना समय इसमें बचा होगा। ओलिगोसीन की बात हो रही है। ठीक, ओलिगोसीन में क्या कहानी घटी है? यहाँ की जो सबसे प्रमुख बात है क्या ना, या आल्पस पर्वत का निर्माण। ठीक, आल्पस पर्वत का निर्माण इसी समय में हुआ था। पर्वतीकरण जब हम पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे आल्पस पर्वत का निर्माण। इसके और प्रमुख बात की अगर हम बात करें, जो कुत्ते बिल्ले हैं, वर्तमान कुत्ते बिल्ले, वर्तमान कुत्ते बिल्ली, भालू आदि के पूर्वजों का जनन, आदि के पूर्वजों का विकास। ठीक? कहने का मतलब इस समय क्या हुआ था? आधुनिक जो कुत्ते बिल्ले हैं, आधुनिक जो छोटे जीव हैं, जो पालतू जो पेट हैं हमारे, इनके पूर्वजों का उद्भव हुआ, इनके पूर्वजों का विकास शुरू हुआ किसमें? ओलिगोसीन पीरियड में, जब आल्पस पर्वत बना था उस टाइम पीरियड की बात हो रही। आई होप ये बातें आपको समझ में हो रही। ठीक है, इसी टाइम पीरियड में जो सभी स्तनधारी जीव हैं, जो आज वर्तमान में सभी स्तनधारी जीव जो दिख रहे हैं, सभी स्तनधारियों का विकास यही हुआ। सभी स्तनधारी जीवों का विकास। देखिए, स्तनधारी जीवों का पूर्णतः विकास नहीं हुआ। हम पूर्णता की बात नहीं करें कि जो आधुनिक रूप में आ गए। भाई आधुनिक रूप में आते आते अभी करोड़ों साल लगेंगे, लेकिन जो स्तनधारी है वो लगभग यहाँ पे इनका विकास, इनके पूर्वज आ चुके थे। ठीक, अगर कोई विकास हो तो नहीं घबराएंगे, हम विकास की बात नहीं कर रहे हैं, हम इनके विकास की बात कर रहे हैं। ठीक है, चले आगे। इस काल की सबसे बड़ी घटना जो थी क्या था?
इस काल की जो सबसे प्रमुख घटना थी, अभी तक मैंने ग्रीन पेन से इन बातों को नहीं लिखा था, पर यहां पर लिख रहा हूं, अब देखिएगा। यहां की जो सबसे प्रमुख घटना थी क्या, पुच्छहीन, पुच्छहीन, पुच्छहीन या पूछ विहीन कह सकते हैं, बंदर का आविर्भाव, बंदर का आविर्भाव। इसका मतलब क्या हुआ, जो पूंछ, बिना पूछ विहीन का मतलब बिना पूंछ वाले बंदरों का आविर्भाव हुआ। इसी के लिए बात कही गई, ये संभवतः, इसी के बारे में बात कही गई, ये संभवतः, ये संभवतः आधुनिक, या ऐसे लिख देना, ये संभवतः मनुष्य के पूर्वज थे, मनुष्य के पूर्वज थे। बड़े दावे से नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए मनुष्य के पूर्वजों का उद्भव कब हुआ, यानी मनुष्य के पूर्वज धरातल पर, पृथ्वी पर, स्थल पर कब दिखे, तो कौन सा समय था, ओलिगोसीन पीरियड था। ध्यान से जोड़िएगा, कई घटनाएं इसमें। आल्पस पर्वतों का निर्माण हुआ, पुच्छहीन बंदर का उद्भव हुआ, संभवतः वह आधुनिक मनुष्य के पूर्वज थे। अगर हम यहाँ पे और बात करें, जितने भी स्तनधारी हैं उनका विकास हुआ। इसके अलावा जो आधुनिक कुत्ते बिल्ले हैं या कुछ अन्य जीव है, इनके पूर्वज भी इसी समय में आए, किस पे, ओलिगोसीन पीरियड की। ओलिगोसीन के बाद आपको याद होगा हमने क्या बताया था आपको, मायोसीन। याद है, अगर नहीं याद है तो याद करिए, इसलिए मैंने पहले लिखा था, नहीं तो एक ही पेज में निपटा देता मैं। ठीक है, किसकी बात हो रही है, मायोसीन पीरियड, मायोसीन पीरियड। यहां पे जो मायोसीन पीरियड की बात हो रही है, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। इसके टाइम पीरियड की बात सबसे पहले कर लेते हैं। ये 2.5 से, ये 2.5 से क्या 1.1 करोड़ वर्ष पूर्व की घटना है। 2.5 से 1.1 घटाइए, जो समय आएगा वही होगा इसका टाइम पीरियड, यानी इतने करोड़ साल तक ये पीरियड चला था। ठीक है, मियोसीन पीरियड चला था। ठीक, यहां पर जो सबसे प्रमुख बात है, अब देखिए, अब जो है, जो जिन पीरियडों को हम पढ़ते चल रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए परीक्षा के लिहाज से। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं बस, इसके बाद इसको पूरा करके फिर पिया जाएगा, है ना। देखिए, पर्वतों का जो निर्माण हुआ वो कई श्रेणी में हुआ। हमने पीछे देखा था ओलिगोसीन में, इसके पहले देखा था क्या, हिमालय का उद्भव शुरू हुआ था। यहाँ हिमालय का द्वितीय उद्भव हुआ, हम उसकी बात नहीं कर रहे, बस एक टाइम पे बता दे रहे हैं, आप उसको जानते रहिए। यहाँ पे क्या हुआ, जल में हड्डी वाली मछलियों की प्रजातियों का विकास, जल में हड्डी वाली मछलियों की प्रजाति का, मछलियों की प्रजाति का विकास, प्रजाति का विकास, यानी जो जल में हड्डी वाली मछलियां उद्भव होनी शुरू हुई। ठीक, बड़ी बड़ी टांगों वाली पक्षियां, बड़ी बड़ी टांगों वाली जल पक्षी, जैसे बत्तख, पेंगुइन, पेंगुइन भी इसी समय में बना था, पेंगुइन आदि का विकास, आदि का विकास। ठीक, पेंगुइन वगैरह की बात की जाए, पेंगुइन का विकास कब हुआ था, तो आप बताइएगा क्या, मियोसीन पीरियड में। ठीक है, मियोसीन पीरियड में। इसके बाद की बात करें, यहां पे आल्पस तथा हिमालय का द्वितीय, आल्पस हिमालय का द्वितीय उत्थान, जो प्रमुख पॉइंट था हमने लिख दिया है, किसके बारे में, यह मियोसीन पीरियड में हुआ था। बाकी हम पर्वतीकरण पढ़ेंगे तो वहां पे चीजों को देख लेंगे। ठीक है, यहां की जो एक प्रमुख बात है क्या, यहां पे सार्क मछली का विकास, सार्क मछली का सर्वाधिक विकास हुआ था। सार्क मछली का सर्वाधिक विकास, और वह इतनी बड़ी हो गई थी, ये लगभग कितनी, 60 फीट तक, 60 फीट तक। जो सार्क मछली है लगभग 60 फीट तक इसका विकास हुआ था, किस समय में, मायोसीन। ठीक, मायोसीन के बाद हम आते हैं, अगला जो पॉइंट है हमारा उसको हम पढ़ेंगे क्या, प्लायोसीन। बस समाप्ति की ओर है, आप घबराइएगा नहीं। इसकी बात करें हम, प्लायोसीन पीरियड की बात करें, प्लायोसीन पीरियड की बात करें, प्लायोसीन पीरियड में क्या घटना घटी थी, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यह 1.1 से 1 करोड़ वर्ष के आसपास की घटना है। ठीक, यहां पर क्या होता है,
यहाँ पे सबसे प्रमुख बात यह है क्या, वर्तमान महासागरों तथा महाद्वीपों का, वर्तमान महासागरों तथा महाद्वीपों का विकास, महाद्वीपों का विकास। ठीक, यहां पे जो वर्तमान रूप में आप महासागर देख रहे हैं, महाद्वीप देख रहे हैं, इनका विकास हुआ। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर हिमालय का तृतीय उत्थान हुआ, हिमालय का तृतीय उत्थान। तृतीय उत्थान कब हुआ, यह भी प्लायोसीन पीरियड की घटना है। इसके बाद अगर हम बात करें, यहां पर शार्क मछली का विनाश हो गया। जो शार्क मछली 60 फीट तक अपने को बढ़ा ली थी, उसका क्या होगा, यहां पर मछली का विनाश। शार्क मछली कहने का मतलब यहां पर जो इतने भयानक रूप में थी, यहां पे हो गई विलुप्त। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले पॉइंट की तरफ अगर हम आए तो क्या है, नियोजोइक। जो हमने देखा था नियोजोइक में 2 पॉइंट है, उसको हम देख लेते हैं। चलिए आते हैं अगले पीरियड के बारे में, क्या है, प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन पीरियड। अब आपको याद होगा ये जो प्लीस्टोसीन पीरियड की हम बात कर रहे हैं, ये किस टाइम की पीरियड की बात हो रही है। ये जो अंतिम वाला पार्ट हमने देखा था नियोजोइक, उसमें ना प्लीस्टोसीन पीरियड की बात करें, इसमें कई सारी महत्वपूर्ण घटनाएं थी जहां से प्रश्न आपको खूब परीक्षा में देखने को मिलता है। अगर टाइम पीरियड की बात करें, 1.1 करोड़ से 10 लाख वर्ष पूर्व, 10 लाख वर्ष पहले की यह घटना है। ठीक, ये सबसे ज्यादा प्रमुख है, सबसे ज्यादा ये विचारित है, सबसे ज्यादा ये चर्चा में इसलिए रहता है एग्जाम के दृष्टि से कि यहाँ पर हिमयुग की बात की जाती है ना। यही दौर था जहां पर हिमयुग आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कहने का मतलब इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी क्या थी, सबसे बड़ी विशेषता ये क्या थी, भूपटल पर हिम चादरों का विकास, हिम चादरों का विकास। भूपटल पर हिम चादरों का विकास होता है, इसीलिए यह ज्यादा परीक्षा में पूछा भी जाता है। अगर इनकी बात करें, इसमें 4 हिमयुग आते हैं। ठीक, इसमें 4 हिमयुग है। कौन कौन से नाम देख लीजिए, 4 हिमयुग हैं। 4 हिमयुग के नाम की बात करें, सबसे पहला जो हिमयुग है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, नेब्रास्कन। क्या कहते हैं, पहला है आपका नेब्रास्कन, दूसरा है आपका कंसान। ठीक, कंसान। तीसरा है आपका इलिनोइन, और चौथा है विस्कॉन्सिन। याद रखिएगा, इसका क्रम पूछा जाता है, चारों हिमयुगों का क्रम पूछा जाता है, तो आप क्रम याद रखेंगे क्या, नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइन और विस्कॉन्सिन। ध्यान से देखिएगा, ये जो चारों हिमयुग हैं, इनके बीच में एक अवांतर युग आता है, यानी 2 हिमयुगों के बीच में एक गैप आता है। ठीक, इसे कहा जाता है क्या, अवांतर हिमयुग। लिख दे रहे हैं उसी पॉइंट को, ध्यान से देखिएगा। चारों हिमयुगों के बीच एक अवांतर हिमयुग आता है। जैसे उदाहरण देखेंगे क्या, नेब्रास्कन और कंसान के बीच क्या होगा, नेब्रास्कन और कंसान के बीच जो एक अवांतर हिमयुग आएगा कंसान के बीच, इसके बीच में आता, उसे कहा जाता आफ्टोनियन। इस सब नाम को आपको याद रखना है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया होगा टीचिंग में जिसमें ये ना पूछा गया हो। ठीक, नेब्रास्कन और कंसान के बीच है आफ्टोनियन। कंसान और इलिनोइन की बात करेंगे, कंसान और इलिनोइन, इसके बीच जो हिमयुग आता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है क्या, यारमाउथ। ठीक, और अगला इलिनोइन और विस्कॉन्सिन, इलिनोइन और विस्कॉन्सिन जो है, इसके बीच
इसके बीच जो अवान्तर हिमयुग आएगा उसे कहा जाता है संगमन। यही संगमन खूब पूछा गया। ठीक, संगमम भी लिखा मिलता है आपको, संगमन भी मिलता है, तो संगमन हम लिख रहे हैं। डॉक्टर सविन सर यही लिखे हैं संगमन, तो उन्हीं को फॉलो करते हैं हम लोग, तो वही लिखा जाएगा। ठीक है, चले आगे। इसी प्रकार ये जो हिमयुग है ना, इसे एक विद्वान है क्या, पेंग तथा ब्रूनर। ठीक, पेंग तथा ब्रूनर, पेंग तथा ब्रूनर ये विद्वान है। ब्रूनर के अनुसार ये जो हिमयुग है, हिमयुग किसकी बात करें, या यूरोप के हिमयुग की बात करें, यूरोप के हिमयुग की बात करें। इनके 4 नाम दिए हैं इन्होंने, इन नाम को याद रख लीजिएगा, ये भी प्रश्न खूब पूछा गया। क्या है, गुंज, मेंडल, रिस, उर्म। गुंज, मेंडल, रिस और उर्म। इनके अनुसार 4 हिमयुग हैं, लेकिन यह किस पर लागू होता है, केवल यूरोपियन कंट्री पर यह लागू होता है। ठीक है, ये दौर जो था यहीं पर वर्तमान हाथे घोड़ी, इसी समय पे वर्तमान स्तनधारी जैसे कि हाथी, घोड़े आदि का विकास हुआ, आदि का विकास हुआ। 1 मिनट और लगेगा, लास्ट वाला हम लोग देखते हैं। ठीक, वर्तमान हाथी, घोड़े इत्यादि का विकास हुआ। बंदर सदृश मानव का भी विकास हुआ इसी समय। बंदर सदृश मानव का विकास, ये किस घटना है, ये प्लीस्टोसीन का है, मानव का विकास। ठीक, और इसी में बनते हैं आपके जो बृहद झील हैं, बृहद झीलों का विकास। ठीक, चलिए अंतिम देख लेते हैं, होलोसीन पीरियड। एक लाइन उसमें केवल पढ़ना है हमको, होलोसीन पीरियड। होलोसीन पीरियड, होलोसीन पीरियड की बात करें, इसमें कौन सी घटना घटी, जाहिर सी बात है यह अंतिम काल है। मानव का यहाँ पे जो हिम चादर जो बिना था, जो पीछे हिम का चादर विस्तृत था पूरे भूपटल पर, हिम विकसित हो गया था, यहाँ पर ये इसका उतार शुरू हुआ। ठीक, हिम चादर का उतार, हिम चादर का उतार सक्रिय हो गया, उतार सक्रिय हुआ। ठीक, इसके अलावा देखेंगे इसमें क्या होगा, आज के समान स्थलाकृति, आज के समान स्थलाकृति, मनुष्य का वर्तमान रूप, मनुष्य का वर्तमान रूप, आज जैसा मानव दिख रहा है, ये रूप यहाँ पे दिखना शुरू हुआ कब, होलोसिन पीरियड में। और आज का भी जो समय ये होलोसिन पीरियड ही चल रहा है। ठीक, इसमें होलोसिन पीरियड जो चल रहा है, इसमें सेपियंस मानव इसके पहले थे, अभी होमोसेपियंस चल रहे हैं। सेपियंस फिर होमोसेपियंस, अभी होमोसेपियंस, हम लोग होमोसेपियंस के दौर में चल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं तक करेंगे ओवर। पहला चैप्टर होता है कंप्लीट जियोमॉर्फोलॉजी का, कल हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की आकृति। आप तैयार रहिएगा, तब तक मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय आप सबको।